तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से अगर आपका कोई भी ग्राहक आपको ना कहता है तो उसको किस तरीके से आप हाँ में बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी आप नए-नए सेल्स फील्ड में आए हो तो अब आप देखोगे आप इतना कोशिश कर रहे हो सेल करने का बट सेल हो ही नहीं रहा है। कस्टमर बोल रहा है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो कुछ देर बाद क्या होता है कि हमारा ह्यूमन जो है, इंसान जो होता है वो इमोशनल होता है। तो जब आप इतना ज़्यादा रिजेक्शन आप फेस करोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मुझ में कोई खामियाँ हैं इसलिए मैं कुछ भी सेल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये हम इंसान हैं, हम में इमोशन होता है और आपको ये समझना पड़ेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस फील्ड में हो, सेल्स फील्ड में हो, मैक्सिमम लोगों का, ज़्यादातर लोगों का 10% कन्वर्शन रेट भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 10% अगर कन्वर्शन रेट हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 लोगों को अप्रोच कर रहे हो, 100 लोगों को पिच कर रहे हो, अपना जो सर्विस है, अपना जो प्रोडक्ट है, वहाँ में 10 से कम लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहे हैं। आप सोच सकते हो, यानी 100 में से 10 लोग खरीद रहे हैं, अप्रॉक्सिमेटली ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग खरीद रहे हैं और बाकी 90 लोग जो है, 90 जो कस्टमर्स हैं वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपसे नहीं लेना है। तो ये चीज़ जब आप अपने दिमाग में डाल लोगे, जब आप अपने ज़हन में डाल लोगे कि नहीं, जब मैं सेल करने जा रहा हूँ तो मुझे इतना फेलियर रेट हो सकता है, इतना रिजेक्शन मुझे मिल सकता है, तब आप खुद को मेंटली उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि लोग क्या करते हैं, जो सेल्स पीपल होते हैं, नए-नए काम करते हैं, नए-नए सेल्स फील्ड में आए हैं, तो जब उनको बहुत रिजेक्शन वो फेस करते हैं तो उसको बहुत पर्सनली ले लेते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, लाइफ में डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बहुत ही खराब चीज़ है क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका प्रोफेशनली तो लॉस होता है, वो तो होता ही है, उसी के साथ-साथ आपका पर्सनल लॉस भी हो सकता है। आप ये नहीं चाहते हो कि आपके बिज़नेस में आपको थोड़ा-सा रिजेक्शन शुरू-शुरू में अगर मिल जाता है, उसकी वजह से आपके घर में कोई तनाव हो, आप ये नहीं चाहते हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, जब आपको बहुत खराब लग रहा है कि आपने इतना कोशिश किया, आप इतना कोशिश कर रहे हो पर सब कोई ना कह रहा है, ना कह रहा है, ना कह रहा है, तो यहाँ पे आप इमोशनल होके खुद को डिप्रेशन में ले जा सकते हो। ये तो होता है, ये सब कोई करते हैं, सबसे ज़्यादा तो यही होता है। तो इस जगह पे किस तरीके से हमें थोड़ा दिमाग ठंडा करके इसके ऊपर हमें थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा, इसको हमें एनालाइज़ करना पड़ेगा कि किस कारण से हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमें ना बोल रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब भी आप इसके कारण के बारे में जानेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो रिजेक्शन रेट जो है उसको किस तरीके से कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने बिज़नेस में लाया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाए। तो अभी आप एक पेन एंड पेपर ले लीजिए और मैं कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात करूँगा, वो आप नोट कर लीजिए ताकि आपको ये पता चलेगा कि किस जगह पे आपका रिजेक्शन रेट हाई है, किस लिए आपका रिजेक्शन रेट हाई है। तो पहला कारण ये है कि बहुत सारे सेल्स पर्सन जो होते हैं वो बहुत पुशी होते हैं, वो बहुत धक्का देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप अपने कस्टमर को बहुत पुश कर रहे हो कि लीजिए, 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 लीजिए। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि क्या आप अपने कस्टमर की बात सुन रहे हो, वो क्या चाहते हैं, उनका दिक्कत क्या हो रहा है, क्या आप उनके बारे में सुन रहे हो? वो जब बोल रहे हैं तब आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उन पे ध्यान दे रहे हो, उनके बारे में आप सुन रहे हो? ताकि जब आप किसी के बारे में सुनोगे, जब आप किसी के दुख-सुख के बारे में अगर सुनोगे तो वो आप पे विश्वास करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या आप उनके बारे में सुन रहे हो? उसी के साथ-साथ ये भी बहुत जानना ज़रूरी है, जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो वो कहेंगे कि इस कंपनी का तो बहुत सस्ता आता है, आपका बहुत महँगा है। तो आप उस जगह पे क्या दूसरे कंपनी को गाली दे रहे हो, उसकी बदनामी कर रहे हो, ऐसा आप क्या कर रहे हो? उसी के साथ-साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर को कहाँ दिक्कत हो रही है, किस जगह पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपसे सामान तभी खरीदेगा जब आप जो उनको बेच रहे हो वो उनका जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे उनको दिक्कत हो रही है उसका समाधान करके दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या समझ पा रहे हो कि उनको कहाँ पे दिक्कत हो रही है? उसी के साथ-साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, जब आप उनसे बात कर रहे हो, आप किस वक़्त उनके साथ बात कर रहे हो? आप क्या सुबह बात कर रहे हो, दोपहर में बात कर रहे हो, शाम में बात कर रहे हो, जब वो फ्री हैं तब बात कर रहे हो या जब वो ऑफ़िस में व्यस्त हैं तब आप उनके साथ बात कर रहे हो? ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब आप उनके साथ पहली बार आपने उनके साथ बातचीत हुआ था, तो आपका इंप्रेशन कैसा था? आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था? क्या वो बहुत अच्छा था? क्या वो मॉडरेट था या क्या वो बहुत खराब था? क्योंकि यहाँ पे ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत बार अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब होगा, तो आप जितनी भी कोशिश करें, आप उनको सेल नहीं कर सकते। और बहुत बार अगर आपका पहला इंप्रेशन अगर बहुत अच्छा जाता है, तो उस सेल में ज़्यादा आपको पुश नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं देना पड़ता है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था? बहुत अच्छा था, मॉडरेट था या बहुत उतना अच्छा नहीं था? तो अगला पॉइंट है दाम। आप जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच रहे हो, उसका दाम कितना है?
क्या वो प्रोडक्ट बहुत ओवर प्राइस्ड है, मतलब जो मार्केट में जिस प्राइस में जिस दाम में बिक रहा है उससे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, जिस कस्टमर को बेच रहे हो, क्या वो कस्टमर उसको अफोर्ड कर सकता है, क्या वो कस्टमर जो है वो उसको खरीद सकता है, खरीदने का उसका औकात है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कोई गाँव में जाते हैं जहाँ पे बहुत भुखमरी है, वहाँ पे अगर आप मैकडॉनल्ड्स खोलते हैं जहाँ पे एक बर्गर का दाम 500 रुपये है, आपको क्या लगता है कस्टमर खरीद सकता है? ज़रूर नहीं खरीद सकता है। तो इस जगह पे आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या आपका जो कस्टमर है वो हिचकिचा रहा है आपका प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने के लिए? क्या कारण हो सकता है? क्या आपके ब्रांड के बारे में उसने कभी सुना नहीं है? क्या आपका जो प्राइस है, आपका जो सर्विस है, बहुत बार होता है जब हम कोई टीवी खरीदने जाते हैं, कोई इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने जाते हैं, हमने ब्रांड का नाम नहीं सुना है या नया-नया ब्रांड है, तो हमें हिचकिचाहट होती है कि इसका सर्विसिंग मिलेगा? इसका क्वालिटी कैसा होगा? इसका रिलायबिलिटी कैसा होगा? ऐसा क्या आपके कस्टमर के साथ हो रहा है? उसी के साथ-साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जिस दाम पे अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहे हैं, उस जगह पे आप उस प्राइस को क्या जस्टिफ़ाई कर पा रहे हैं? अगर आप मर्सिडीज़ खरीदने जा रहे हो, वो आप 30 लाख रुपए में बेच रहे हो, तो लोगों को पता है कि हाँ, क्योंकि उन्होंने ब्रांड वैसे बना के रखा हुआ है कि वो कॉस्ट जो है 30 लाख रुपए जो है वो जस्टिफ़ाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो और जिस दाम पे बेच रहे हो, वो क्या आप जस्टिफ़ाई कर पा रहे हो? क्या उसी के कारण क्या आपका कस्टमर घूम जा रहा है या उसी के कारण कहीं पे कुछ दिक्कतें हो रही हैं? और अगला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। कस्टमर को इससे क्या फ़ायदा होगा? जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस आप बेच रहे हो, तो इससे कस्टमर को कितना फ़ायदा होगा? ये जो प्रोडक्ट और सर्विस आप जो बेच रहे हो, वो क्या कस्टमर को 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल उसको इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि जिस दाम में आप बेच सकते हो, वहाँ पे आपको ये चीज़ कस्टमर को भारत में या हमारे देश में, एशिया में या हमारे साउथ एशिया में, पाकिस्तान में या जहाँ कहीं पे भी आप रहते हो, तो इस जगह पे क्योंकि प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता है, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक मोबाइल खरीदते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि उस मोबाइल को आप 3 से 4 साल या बहुत जन तो 5 साल उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप अपने कस्टमर को कहते हैं कि इस मोबाइल को अगर आप लेते हैं, तो इस मोबाइल को आप आसानी से 5 साल चला सकते हो, इसका दाम 20,000 है। तो लोग कन्विंस हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मेरा 5 साल चल जाएगा, तो 20,000 रुपए देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा पॉइंट है फर्स्ट इंप्रेशन। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नोट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप अपने कस्टमर के साथ, ग्राहक के साथ पहली बार आपने बातचीत किया था, तो आपका पहला इंप्रेशन कैसा था? बहुत अच्छा था, मॉडरेट था या थोड़ा-सा खराब था? ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ आपको ये भी जानना पड़ेगा कि आपने अपने कस्टमर को किस समय अप्रोच किया था, किस समय आप उनके साथ आपने बात किया था, मीटिंग किया था, कोल्ड कॉल किया था। क्या वो उस समय फ्री थे, काम कर रहे थे, बिज़ी थे, व्यस्त थे? क्या उनका मूड अच्छा था, खराब था? तो यहाँ पे ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर को ज़रूरत है आपकी, आप जो बेच रहे हो, आप जो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, उसकी ज़रूरत है उसको। पर अगर आप थोड़ा-सा गलत समय में जब वो व्यस्त हैं या किसी काम में बिज़ी है या उनका मूड ख़राब है, उस समय अगर आप उनको अप्रोच करते हैं और अपना जो प्रोडक्ट और सर्विस उनको आप ऑफ़र करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि वो गुस्सा जो है, वो जो दुःख है, वो आप पे निकाल देते हैं और आपका जो इंप्रेशन होता है, वो भी ख़राब होता है और आपका मूड, क्योंकि वो अगर आपको कुछ बुरा-भला कह देते हैं, तो आपका मूड भी ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव कैसा था? क्या आप बहुत सेल्समैन की तरह बात कर रहे थे कि लीजिए, 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 लीजिए? इस तरीके का अगर आप बर्ताव करते हैं, पहली बार अगर आप कस्टमर के साथ बात करते हैं या दूसरी बार या कभी भी अगर आप अपने ग्राहक के साथ बात कर रहे हैं और हमेशा आप उनको कुछ बेचने के लिए अगर आप इस तरीके से आप बर्ताव अगर करते हैं, तो कस्टमर ये पसंद नहीं करते हैं। तो इस जगह पे आपको ये भी नोट करना पड़ेगा कि क क्या आपका बर्ताव जो था, क्या आपका बिहेवियर जो था, वो इस तरीके का था? आप क्या हमेशा पुश किए जा रहे थे, किए जा रहे थे? अगर आपका इस तरीके का अगर बिहेवियर होता है, तो ज़्यादा कस्टमर आपके पास नहीं आएँगे और ज़्यादा कस्टमर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आज के ज़माने में लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, ऑफ़लाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में इतने सारे ऑप्शंस हैं, ऑफ़लाइन में इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो कोई भी आपके पास क्यों आएगा, कोई भी आपसे सामान क्यों खरीदेगा? तो इस जगह पे आपको एज़ अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर काम करना है, आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ बेचते ही रहना, बेचते ही रहने, आपको कस्टमर के बारे में सुनना है, आपको कस्टमर के बारे में जानना है ताकि आप उनको सही तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विस के माध्यम से उनको मदद कर सकें। और चौथा पॉइंट है कि क्या आपका कस्टमर कन्फ्यूज़्ड है?
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी देनी पड़ती है, उसको सिखाना पड़ता है। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानता है? अगर नहीं जानता है तो किस तरीके से उसको जानकारी मुहैया करा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कस्टमर जो है वो अगर आपके बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अगर नहीं जानता है तो वो आपका सामान, जो आप सर्विस या प्रोडक्ट आप जो उनको बेच रहे हो, वो क्यों खरीदेगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप अपने कस्टमर को अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दे पा रहे हैं, उनको सिखा पा रहे हैं कि इस तरीके से आप जो बेच रहे हो वो उनको मदद करेगा, और किस तरीके से आप जो सर्विस और प्रोडक्ट उनको बेच रहे हो वो उनको जो दिक्कत हो रहा है, आपके कस्टमर का जो दिक्कत हो रहा है, उस प्रॉब्लम को, उस दिक्कत को वो सॉल्व कर सकता है, उसका समाधान कर सकता है। क्या आप उनको सिखा पा रहे हो? क्या आप उनको जानकारी दे पा रहे हो? क्या आप उनको कन्विंस कर पा रहे हो? और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर जानता है कि उसको आपके जो सामान है, आप जो उसको बेचना चाहते हो, उसकी ज़रूरत है, पर उसके बारे में वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि सबका जो सीखने का जो लेवल होता है बहुत अलग-अलग होता है। किसी को बहुत आसानी से समझ में आता है, किसी को उतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, और किसी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अगर आप कोई ऐप अगर इंस्टॉल करते हैं, कोई ऐप अगर आपने बनाया, कोई एक डिवाइस आपने बनाया जिसको सीखने में थोड़ा-सा समय लगता है, थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ है उसको समझनी पड़ेंगी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से आप जो बेचना चाहते हो, आप जो प्रोडक्ट या सर्विस जो बेचना चाहते हो उसके बारे में बहुत ही आसानी से वो गूगल के माध्यम से आप जो भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल उनको देते हो वो पढ़ के वो समझ जाते हैं, और आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, आसानी से उसको खरीद लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, और वो इधर-उधर देखते हैं कि उनके किसी दोस्त ने लिया है कि नहीं, ऑनलाइन में वो रिव्यूज़ देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं, तब वो उसके बारे में जानकारी लेने में इच्छुक होते हैं, उसके बारे में जानने में वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो सीखना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि जो आप बेचना चाहते हो, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनका जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो उनके लिए ऑटोमैटिकली काम करना शुरू करेगा। तो ये जो लास्ट में जिस तरीके का जो कस्टमर है, वो आपका कस्टमर नहीं है। आपका कस्टमर ऐसा होना चाहिए जो आपके बिज़नेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में जानने में इच्छुक हो, और आप उनको सही तरीके से ज्ञान दे पाएँ, उसके प्रोडक्ट को किस तरीके से आप इस्तेमाल कर पाओगे, उसके बारे में आप जानकारी बहुत आसानी से आप दे पा रहे हो। और यहाँ पे आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, और ये आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि अगर आप अपने कस्टमर को एडुकेट कर रहे हैं, तो उसमें कितना आपको एफर्ट देना पड़ रहा है, कितना आपको दिक्कत लेना पड़ रहा है, कितना आपको समझाना पड़ रहा है, कितना समय देना पड़ रहा है, कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। क्योंकि जब भी आप किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि आप मार्केटिंग करते हैं, उसमें खर्चा करना पड़ता है, आप अपना समय दे रहे हैं, उसमें आपका पैसा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना एफर्ट देना पड़ता है। यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस आप बेच रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है? क्योंकि अगर इस तरीके का कोई अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो ज़्यादातर लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, कोई भी इंसान आलसी होते हैं, अगर वो उनको आप कुछ नया सिखाना चाहते हो, कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हो, उस ट्रेनिंग में क्या करना पड़ता है, उनको सीखना पड़ेगा, फिर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस के ज़रिए वो उसमें माहिर हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, तो इसमें कस्टमर को अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा, जो बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं। तो इस जगह पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और किस तरीके से, अगर ट्रेनिंग ज़रूरत है तो किस तरीके से उसको इस तरीके से आसान बनाया जाए, इंटरैक्टिव बनाया जाए, एंटरटेनिंग बनाया जाए, ताकि जो कस्टमर है वो आसानी से उसको सीख पाए और आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसको इस्तेमाल कर पाए। अगला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है ईगो। क्या आप अपने कस्टमर के साथ जब बात कर रहे थे, क्या आपने अपने कस्टमर का ईगो हर्ट किया है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई लग्ज़री आइटम बेच रहे हो, और कोई भी एक कस्टमर आपके पास आता है, आपको लगता है कि अरे आपसे नहीं हो पाएगा, आप इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या होता है कि बहुत जन ऐसे होते हैं कि बहुत पैसे वाले हैं, पर उतना वो गेटअप नहीं करते, उतना सज-धज के नहीं जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से उनके साथ बर्ताव करते हैं, तो उनका ईगो हर्ट होगा, और वो आपके बिज़नेस में आपका जो ब्रांड है, सर्विस, प्रोडक्ट जो भी आप बेच रहे हो, वो कभी वो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा-सा नोट करना पड़ेगा, क्या आप कस्टमर का ईगो हर्ट कर रहे हो? उसके साथ-साथ दूसरा जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि क्या आप जो बेच रहे हो, या आपका जो बर्ताव है, आप जिस तरीके से उनके साथ बात कर रहे हो, उनको क्या ईगो बूस्ट मिल रहा है? क्या उनको लग रहा है, जब आप देखोगे बहुत बार ऐसा होता है कि कभी भी आप
किसी दुकान में जाते हो, वहाँ पे कस्टमर आपको बहुत अच्छे से बात करते हैं कि सर जी आइए, मैडम जी आइए, कैसे हैं आप? आपसे आपको बेच नहीं रहे हैं, कोई सेल्स का कोई बात नहीं किया है, पर वो आपके साथ इतने अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, आपके ईगो को बूस्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो आप। तो उनको क्या लगता है कि हाँ, मुझे बहुत लाइक ईगो बूस्ट होता है। उनको लगता है कि हाँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, हाँ, शायद से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस ड्रेस में मुझे शायद से बहुत अच्छा लग रहा है, ये शर्ट मुझे बहुत अच्छा सूट कर रहा है। तो क्या आप इस तरीके से अपने कस्टमर का ईगो बूस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप ईगो बूस्ट कर सकते हैं तो कस्टमर जो है वो आपके पास ज़्यादा आएँगे, क्योंकि आप उनको ईगो बूस्ट कर रहे हो और उनको फील गुड फैक्टर दे रहे हो, उनको आपके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। उसी के साथ-साथ ये चीज़ भी देखना पड़ेगा, जो आप प्रोडक्ट और सर्विस आप जो बेच रहे हो, वो क्या कस्टमर का ईगो बूस्ट कर रहा है? जिस तरीके से आप देखोगे कि ज्वेलरी जो होता है, वो एक ईगो बूस्टर का काम करता है कि आपने बहुत अलग-अलग तरीके के बहुत अच्छा ज्वेलरी आपने अगर पहना है, तो लोग आपको कहेंगे वाह! आपको क्या दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप कोई अच्छा अगर सेंट लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि क्या बात है, कितना अच्छा डिओ आपने लगाया है, कितना अच्छा सेंट आपने लगाया है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे कि ज्वेलरी हो गया या आपका डिओड्रेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, वो आपकी कस्टमर का ईगो बूस्ट करता है और इससे क्या होता है, कस्टमर आपके साथ और लंबे समय तक जुड़ा रहता है, आपसे सामान ज़्यादा से ज़्यादा आपका खरीदता है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि आप क्या अपने कस्टमर का ईगो मसाज कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर जब आता है तब आपको उनको कह रहे हैं कि मैडम आप बहुत अच्छे लग रही हैं, ये ड्रेस आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका ये ड्रेस ये जो खरीदने वाले हैं इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। पर इस जगह पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे उतना ज़्यादा भी नहीं बोलना है कि उनको लगे कि आप फेक रहे हो, कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप 2-3 वाक्य आपने उनको कहा कि सर आपको ये शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, सर आपको ये घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, सर आपको ये जो चश्मा आपने खरीदने वाले हो वो बहुत अच्छा लग रहा है, सर आपको ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कुछ चीज़ों के बारे में कह सकते हो, पर अगर आप ए टू ज़ेड सर से लेके पाँव तक हर एक चीज़ के बारे में अगर आप कहते रहते हो कि सर आपका फ़ैन हूँ, ये हूँ, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आप फेंक रहे हो और वो आप पे विश्वास करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो उनको ये लगेगा कि ये मुझे इतना तेल मार रहा है या मुझे इतना कुछ मस्का लगा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। अगर एक तो चीज़ अगर आप कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं, सर बहुत हैप्पी लग रहे हैं, तो वो एक ग्रीटिंग के माध्यम से आप उनको अच्छा एक फ़ील करा रहे हो। पर अगर आप बार-बार उनको सर से लेके पाँव तक एक ही चीज़ बताए जा रहे हो कि सर ये, तो फिर उनको पता चल जाता है कि आप किसी मकसद के साथ उनको इतना मस्का लगा रहे हो, जो आपको अवॉइड करना चाहिए, जिससे आपको बचना चाहिए। ये ईगो मसाज का जो मैंने बात किया है, ये लग्ज़री आइटम्स बेचने में बहुत मदद करता है। जैसे कि लग्ज़री कार्स हो गए, लग्ज़री सर्विस हो गए, तो यहाँ पे जिससे कस्टमर को सीधा कोई फ़ायदा वैसा कुछ होता नहीं है, पर उनका इमेज, लाइफ़स्टाइल उसको बेहतर बनाता है, उसको उनकी इमेज को बढ़ाता है। जैसे कि आप देख पाएँगे कि लग्ज़री ब्रांड होते हैं, जहाँ पे लग्ज़री आपके बैग्स होते हैं, लग्ज़री शूज़ होते हैं, लग्ज़री कार्स होते हैं, जिससे अगर आप मारुति 800 खरीदो या मर्सिडीज़ खरीदो, काम तो दोनों का ही एक है, लोगों को पॉइंट ए टू बी तक ही लेके जाना है, एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए आप उस गाड़ी का इस्तेमाल करोगे। पर यहाँ पे अगर आप मर्सिडीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो आपका इमेज जो है वो एक अमीर आदमी का, एक अमीर इंसान का बन जाता है, और अगर आप मारुति 800 इस्तेमाल करते हैं, तो आपका इमेज जो है वो एक साधारण आम जनता का हो जाता है। तो इस जगह पे जब आप लग्ज़री आइटम बेच रहे हैं, तब आप उनको ये बताएँगे कि सर आप अगर इस गाड़ी में जाएँगे तो आपको लोग देखेंगे, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, आपको ज़्यादा तवज्जो देंगे और आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ील कर पाओगे। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को एक ईगो मसाज मिलता है कि हाँ, अगर मैं इस गाड़ी को खरीदता हूँ तो शायद से लोग मुझे ज़्यादा ध्यान देंगे, मुझे बहुत अमीर लोग कहेंगे कि मैं बहुत अमीर हूँ। तो इस तरीके से आप ईगो मसाज के ज़रिए अपना लग्ज़री आइटम बहुत ही आसानी से लोगों को बेच सकते हैं। तो इस वीडियो में जैसे आपने देखा कि किस तरीके से कस्टमर आपको ना कह रहा है, और इस तरीके से जैसे मैंने आपको इतने सारे पॉइंटर्स बताए हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से, किस जगह पे क्यों आपका कस्टमर फॉल आउट हो जा रहा है, आपको रिजेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इन पॉइंटर्स को लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ईगो की वजह से हो रहा है, आपके बिहेवियर की वजह से हो रहा है, या आपके प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है, या आपके प्राइसिंग की वजह से हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके लिए आपके कस्टमर जो है वो आपसे दूर चले जाते हैं, आपको रिजेक्ट कर देते हैं। और ये जो एनालिसिस जब आप करेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि किस-किस जगह पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे
बहुत ही बारीकी से इसको बनाया है ताकि आपको एक-एक चीज़ आपको समझ में आए कि प्राइसिंग की वजह से हो रहा है, आपका बिहेवियर की वजह से हो रहा है, कस्टमर ईगो की वजह से हो रहा है, किस कारण से आपका कस्टमर जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। तो जब आप इसको एनालिसिस करोगे बहुत ही बारीकी से तो आपको पता चल जाएगा कि किन-किन कारणों की वजह से आपका जो कस्टमर है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, कहाँ पे आप वीक हो, कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो और जहाँ पे आप वीक हो वहाँ पे थोड़ा-सा इम्प्रूव करो। जहाँ पे आप देख रहे हो कि कस्टमर इसके वजह से निकल जा रहा है, अगर आप कुछ कर पा रहे हो तो वहाँ पे आप उसको बेहतर बनाओ, उसमें इम्प्रूव करो ताकि आपका जो रिजेक्शन रेट है वो कम हो और कोई भी रिजेक्शन जब आपको होता है तो उसको पर्सनली ना लें। और यहाँ पे जैसे आपने देखा कि हर एक कस्टमर अलग होता है, आप यहाँ पे बायर्स पर्सोना के ज़रिए आप इसको एनालाइज़ कर सकते हैं ताकि आप अपना जो सेल्स पिच है, जो आपका अप्रोच है कस्टमर की तरफ, उसको आप सही तरीके से बना सकें, उसको बेहतर बना सकें ताकि आपका हर एक कस्टमर, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर एक कस्टमर जो होता है वो अलग होता है। कोई भी कस्टमर, कोई भी दूसरा कस्टमर एक जैसा नहीं होता है, हर एक कस्टमर अलग-अलग होता है, उसकी भावनाएँ अलग-अलग होती है, उसकी मानसिकता अलग-अलग होती है, उसके रिक्वायरमेंट ज़रूरत अलग-अलग होती है। तो इस जगह पे आप अगर एक बहुत बढ़िया सेल्समैन बनना चाहते हैं, सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको हर एक कस्टमर को तवज्जो देना पड़ेगा, उसके ज़रूरत के हिसाब से आपको उनको डिलीवर करना पड़ेगा, आपको उनके साथ डील करना पड़ेगा ताकि आप उनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन बना सकें और उनका भरोसा जीत सकें और लास्ट में आप उनको अपना जो सेल जो कर रहे हो प्रोडक्ट या सर्विस उनको सेल कर सकें और अपने कंपनी के लिए और अपने लिए रेवेन्यू कमा सकें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे मेजर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये जो वीडियो है ना, यहाँ पे एक्सरसाइज बहुत सारे ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ पेन एंड पेपर रखें और खुद का जो आकलन है, खुद का जो एनालिसिस है उसको करें ताकि आपको ये पता चले कि आप में क्या खामियां हैं, किस जगह पे आप पिछड़ जा रहे हो, किस जगह पे आप पीछे आ रहे हो, किस जगह पे आप बहुत ही आगे हो, कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा आपका वीकनेस है। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप कितने प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव का मतलब ये होता है, ये नहीं कि ऑफिस में आप 10 घंटा बैठे हुए हो उसको प्रोडक्टिव नहीं कहता है। क्या कहते हैं 10 घंटे बैठ के आपने क्या किया है, अपने कंपनी के लिए क्या किया है, अपने सेल्स के लिए क्या किया है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, यहाँ पे आपको जो जानना पड़ेगा वो है आपका कन्वर्शन रेट। कन्वर्शन रेट का मतलब होता है कितने सारे कस्टमर को आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंकड़ा आपके पास होना चाहिए कि अगर आप 100 कस्टमर्स के पास जा रहे हैं तो 100 कस्टमर्स में से कितने सारे कस्टमर आपके कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जब भी आप अच्छे शुरू कर रहे हो तो आपका कन्वर्शन रेशियो में भी 2% 3% होगा। जब आप बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हो जाओगे तो मैक्सिमम आपका 7 से 8% या मे बी 10% आपका कन्वर्शन रेशियो बहुत ही मुश्किल से हो सकता है। स्टैंडर्ड होता है 6% या 5% के अंदर ही आपका लोगों का रहता है। तो इसका मतलब है 95% लोग आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। तो आपने जब अपना कन्वर्शन रेट आपने निकाल लिया कि हाँ ये मेरा कन्वर्शन रेट है, तो इस जगह पे आपका जो कन्वर्शन रेट है उसको आप किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे आपका जो सेल्स जो हो रहा है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके बारे में आपको थोड़ा सा मेजरमेंट करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप पेन एंड पेपर लीजिए और यहाँ पे अपनी वीकनेस के बारे में बताइए। लिखिए कि मुझे बात करने में दिक्कत होती है, मैं थोड़ा सा स्टैमर करता हूँ, मुझे बहुत बहुत डर लगता है कस्टमर के पास जाने में, या कस्टमर मुझे क्या बोलेगा, क्या सोच रहा है मुझे पता नहीं है, कस्टमर के बॉडी लैंग्वेज के बारे में मुझे पता नहीं है। तो आपकी जो जो वीकनेसेस हैं, आपकी जो जो दिक्कतें हैं उसको लिखिए। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आपकी होगी। और जब आपने अपना वीकनेस लिख लिया तो लिखने के बाद आपको ये लिखना है, दूसरे कॉलम में लिखना है या दूसरे पेज में लिखना है कि ये जो प्रॉब्लम 1 है, वीकनेस नंबर 1 है, तो उसको किस तरीके से मैं ओवरकम कर सकता हूँ या किस तरीके से मैं उसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। अगर आपको डर लगता है तो डर एकदम जाएगा नहीं, पर डर को तो थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर आपका स्टैमरिंग होता है तो स्टैमरिंग तो पूरा जाएगा नहीं, थोड़ा तो कम कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हो कि बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करके उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। इस जगह अगर आपका वीकनेस, जितना भी वीकनेस है उसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए, उसके बारे में थोड़ा सा समझिए, उसको ये लिखिए कि किस तरीके से उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, किस तरीके से उस वीकनेस को थोड़ा सा कम करके अपने स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस जगह पे जब आप इसको करोगे तब क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका वीकनेसेस क्या है। आपने एक एनालिसिस कर लिया कि आपका कन्वर्शन रेशियो क्या है, कहाँ पे आपका सेल हो रहा है, किस तरीके से सेल हो रहा है, कहाँ पे आप अटक जा रहे हो, कहाँ पे आप पीछे आ जा रहे हो। और इसके बाद हमारा जो कोर्सेज आपने देखा हुआ है
उसके बारे में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अपना सेल्स पिच जो है उसको किस तरीके से बेहतर बनाएं। इस तरीके से उसको थोड़ा थोड़ा चेंजेस हम करके बेहतर बना सकते हैं और इसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये कोर्स आपने कर लिया फिर कल जाके आपने अपना वीकनेस लिख लिया, तीसरे दिन जाके आप पूरा स्टार सेल्समैन बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे। तो इस जगह पे आपको ये एक्सरसाइज फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। डर को कैसे कम करें, थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा पढ़िए। हमारे जो प्रोफेशनल एटिकेट्स कोर्स है या जितने भी सारे कोर्सेज हैं हमारे skillyogi.com पे, उसको कीजिए ताकि आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आप अपने पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से अपना जो वीकनेसेस है उसको कम करके एक बहुत ही बढ़िया सेल्स पर्सन बन सकते हैं, अपने कन्वर्शन रेशियो को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजेक्शन के बारे में। रिजेक्शन का मतलब जब आपको कोई नकार देता है, कोई भी कस्टमर जब आपको नकार देता है तो किस तरीके से उसको हैंडल करें, किस तरीके से उसको मैनेज करें और किस तरीके से जो इमोशनल जो ड्रामा होता है उसको ओवरकम करके आगे बढ़ें। तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो पूरे कोर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हम फेलियर के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम रिजेक्शन के बारे में बात करते हैं क्योंकि जो आपको सेल्स में जब आओगे ना सबसे ज़्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सोचते हो कि मैं एक कस्टमर के पास जाऊंगा वो ही कस्टमर मेरे से एक बार में ले लेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे जितने भी अच्छे अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, जो टॉप के सेल्स पर्सन होते हैं, उनका भी कन्वर्शन रेशियो जो होता है ना वो 10% होता है, 12% होता है, 15% होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? 10%, 12%, 15% क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप 100 कस्टमर के पास जा रहे हो अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए, उसमें से 95% लोग, 90% लोग, 85% लोग आपको नकार देते हैं, आपको रिजेक्ट कर देते हैं, आपसे सामान नहीं लेते हैं, ना कहते हैं आपको। और जब भी आपके मुंह के ऊपर आपको जब ना कहा जाएगा तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब भी आप किसी को सेल कर रहे हो, इतना एफर्ट आप डाल रहे हो, इतना कुछ बोल रहे हो, इतना कुछ बता रहे हो, इतना एफर्ट आप दे रहे हो, इतना खुद का एनर्जी आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आपको आंसर मिलता है नहीं, ना ना ना, तो बहुत ही दिल को दुख होती है। जो पहली बार जो कर रहे हैं उनको बहुत ही इमोशनल ऐसा एक सेटबैक मिलता है, धक्का मिलता है। जो एक्सपीरियंस है, जैसे मुझे बहुत धक्का लगा है तो अभी मुझे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर जो नए बंदे हैं, नए नए फील्ड पे आ रहे हैं, जैसे आप सीख रहे हैं यहाँ पे, तो पहली बार अगर आपको कोई नकार देता है तो फिर तो दिल को दुख होती है। और इसको बहुत लोग क्या करते हैं, इमोशनली ले लेते हैं, गुस्से में आते हैं, नशा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए जब भी आप सेल्स फील्ड में आ रहे हैं, इसको आप दिमाग में डाल लें कि आपके 90% लोग, 80% लोग, 85% लोग, 95% लोग जो है वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, वो आपको नकार देंगे। तो इस तरीके से अगर पहले से ही अगर आपको खुद को प्रिपेयर करके रखते हो, तैयार करके रखते हो, तो जब आपको फिर रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, फेलियर फेस करना पड़ेगा, तब आपको उतना दुख नहीं होगा। आपको पता रहेगा हाँ भाई पता है ऐसा होना था तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आप सेल्स के फील्ड में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जैसे आपकी हाथ की उंगलियां हैं, हाथ की उंगलियां क्या होती है, हर एक उंगली अलग होता है, अलग शेप का होता है, हर एक उंगली तो सेम नहीं होता है। तो उसी आपके हाथ की उंगलियों जैसा आपका हर एक कस्टमर अलग अलग होगा, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, सबका अलग अलग मूड होगा, सबके अलग अलग प्रेफरेंस होगी, सबके अलग अलग टेस्ट होगा। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ जब आप लग्जरी या आपका जो सर्विसेज इंडस्ट्री में है, जैसे आप होटल मैनेजमेंट में होटल चलाते हैं, या अगर आप लग्जरी आइटम्स बेचते हैं, या आप कपड़ा बेचते हैं, तो यहाँ पे हर एक आदमी का अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, अलग अलग बजट होता है। तो यहाँ पे जब आप कपड़े की दुकान में जाओगे ना, उनको पता है, वो आपको इतना कपड़ा दिखाएंगे, आपने देखा होगा इतना ढेरों ढेरों कपड़ा दिखाते हैं, और दिखाने के बाद कस्टमर निकल के चला जाता है। और मेरे सामने जब होता है तो मुझे खुद दुख होता है, मेरा दुकान नहीं है पर जिसका भी दुकान है मुझे देख के बहुत खराब लगता है, पर उस दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे मैं 100 कस्टमर आएंगे, 95 लोगों को मेरा कपड़ा जो है निकाल के दिखाना पड़ेगा, उसमें से 5 लोग लेंगे, 10 लोग लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। तो उनको पता है, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। जो इतना एफर्ट दे रहे हैं, इतना कपड़ा दिखा रहे हैं, इतना बता रहे हैं, इतना बात कर रहे हैं, वो वेस्ट में जा रहा है, पर उनको पता है, उनको मेंटली उन्होंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो इसी तरीके से जब आप खुद को प्रिपेयर करके रखोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जब आपका कस्टमर चला जा रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे कारण होते हैं, ये कारण जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर बोलते हैं कि नहीं कस्टमर का बजट नहीं था, या कस्टमर घटिया कस्टमर है, या ये वो, कस्टमर पे जिम्मेदारी देना, उसको ब्लेम करना बहुत ही ईजी हो जाता है। पर यहाँ पे जब आप अपने गिरेबान में झाँकोगे, अपने बारे में आप थोड़ा एनालाइज करोगे, थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा देखोगे कि किस जगह पे किस वजह से कस्टमर चला जा रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो ये हो सकता है कि पहला आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो खराब है, बैड फर्स्ट इंप्रेशन है। दूसरा ये होता है कि सेल्स पर्सन जो है जो बेच रहा है वो बहुत ही पूछे लीजिए 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 लीजिए, तो बहुत लोग तंग आके निकल जाते हैं।
कि भाई मेरे को देखने ही नहीं दे रहा है, मुझे समझने ही नहीं दे रहा है, मुझे मेरा स्पेस नहीं दे रहा है, तो लोग चले जाते हैं। और उसी के साथ साथ बहुत बार ऐसा भी होता है, जब आप कुछ बेच रहे हो, आप समझा रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहेंगे। वो बोलेंगे हाँ ठीक है, पता है 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 पता है। आप बोलोगे पर वो सुनना नहीं चाहता है। आप क्या दे रहे हो, उसका एडवांटेज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके फायदे क्या है, नफा नुकसान क्या है, वो उसके बारे में सुनना ही नहीं चाहता है। तो फिर वैसे कस्टमर्स को आप नहीं बेच सकते हो। और अगला पॉइंट जो होता है, अगला जो दिक्कत होता है, वो होता है बजट इशू। उनके बजट में नहीं आ रहा है। अगर आपने 1000 रुपये का कपड़ा दिखाया, उनका बजट में भी 600 रुपये है, तो आपके बजट में नहीं आ रहा, कस्टमर के बजट में नहीं आ रहा, तो आपसे वो नहीं लेगा। तो यहाँ पे बजट की इशू हो जाती है। और उसी के साथ साथ अगला जो पॉइंट है, ये बहुत ही यूनिक भी कह सकते हैं और सबके साथ होता भी है। वो ये है कि आप जो चीज़ दे रहे हो, आप जो चीज़ ऑफर कर रहे हो, उनको पेश कर रहे हो, उनको बेच रहे हो, उसकी वैल्यू, उसका महत्व उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप बहुत ही अच्छा कपड़ा उनको दे रहे हो, जिससे उनका स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट फील करेगा, बहुत ही लॉन्ग टर्म है, बहुत दिन रहेगा, बहुत दिन टिकेगा, पर उनको अगर आप वो वैल्यू, वो महत्व अगर नहीं दिखा सकते हो, तो वो क्यों लेंगे? दाम भले ही कम हो, कुछ भी हो, पर उनको वो महत्व आपको दिखाना पड़ेगा, वो ब्रांड वैल्यू आपको दिखाना पड़ेगा, वो वैल्यू आपको दिखाना पड़ेगा, जिसको देख के कस्टमर डिसीजन लेगा कि जी हाँ, मैं इसको लेना चाहता हूँ, और फिर वो आपको पैसा दे के वो सामान आपसे लेगा। तो इस जगह पे जब आप कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, उनको परसुएट कर रहे हैं, उनको थोड़ा बता रहे हैं, नच कर रहे हैं कि लीजिए ऐसा है वैसा है, आप उनको एडुकेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, फिर भी वो नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे कारण होते हैं, पर यहाँ पे आप दिमाग में डाल लो कि उनको धक्का नहीं मारना है कि लीजिए 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 लीजिए, ऐसा नहीं करना है। आप ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, अच्छा है, ये आपके क्वालिटी में आएगा, ये आपको बजट में आएगा, फलाना फलाना फलाना। फिर भी अगर नहीं लेता है तो फिर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप एक मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए आप नहीं कर सकते, उसको पेड़ पे नहीं चढ़ा सकते हो, वो एक मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है। तो इसलिए आपको उसको छोड़ देना है, उसको कहना है कि ठीक है भैया, मैडम, जो भी है, आपसे नहीं हो पाएगा या आप नहीं लेना चाहते, इट्स परफेक्टली फाइन। नया जो कस्टमर आएगा, नया जो ग्राहक आएगा, उससे आप बात कीजिए, उसको वही चीज़ आप दोहराइए। यहाँ पे आपको इमोशनल नहीं होना है, इमोशनली आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप गुस्सा करेंगे तो खुद का आप अगर खोएंगे तो आपका जो नुकसान होगा वो आप ही का होगा और किसी का नहीं होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। तो अभी चलिए बात करते हैं कि बहुत बार जब रिजेक्शन होता है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कुछ कुछ सिनेरियो हो सकता है, कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपको बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है जब आपको कस्टमर गाली देता है। जी हाँ, आपने कभी खुद भी किया होगा या आपने किसी को देखा होगा कि अचानक से आपका मूड खराब है, अचानक से आपको कोई कॉल करता है, कॉल करके आपको बेचने की कोशिश करता है और आप क्या करते हो, गाली देते हो, फ़ोन काट देते हो। तो ऐसा किसी ने, आपने खुद भी किया होगा, किसी न किसी ने तो ज़रूर किया होगा, तो आपको पता है कि ये क्यों होता है। तो इस जगह पे आपको अगर कोई, आपने किसी को अगर कोल्ड कॉल किया है, तो आपको अगर कोई गाली देता है, तो आप क्या करोगे? गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? रिएक्ट एकदम नहीं करना है, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, बहुत सारे डिटेल्स में मैंने उसमें बताया था कि रिएक्ट नहीं करना है, उसमें आपको गाली गलौज नहीं करना है, उसको कहना है कि सॉरी सर, मैंने आपको शायद से गलत टाइम पे फ़ोन किया है, तो मैं आपको कब फ़ोन कर सकती हूँ? आई एम रियली सॉरी, आई रियली अपोलोजाइज़ कि मैंने आपको गलत समय में फ़ोन किया, पर मेरा यहाँ पे एम जो था, मेरा जो लक्ष्य था, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना था, मुझे आपको मदद करना था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। तो यहाँ पे आस्ते से, हल्के से आपको बात करना है, अच्छे से बात करना पड़ेगा। और अगर आप देख रहे हो कि आप खुद का आप गुस्से में एकदम लाल आग बबूला हो गए हो, तो यहाँ पे क्या करना है, फ़ोन रखना है, उठना है, 10-15 मिनट आप बाहर घूम के आओ, चाय पानी पी के आओ, मुँह हाथ धो के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जो गुस्सा है उसको पर्सनली ना ले, उसको प्रोफेशनली उसको बाहर ना निकाले, दूसरे के ऊपर वो गुस्सा ना निकाले, क्योंकि अगर वो गुस्सा दूसरे के ऊपर निकालेंगे तो फिर आपका ही खराब होगा, आप ही का नुकसान होगा। अगर आपका नंबर ब्लॉक कर देता है, तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। बेस्ट है कि अवॉइड करो, लिख दो कि हाँ ब्लॉक कर दिया है। उनको एसएमएस कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, पर उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस जगह पे आपके हाथ और कुछ नहीं है। और अगला पॉइंट है, अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आपने उनको फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हो? आप उनको एक टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो या ईमेल कर सकते हो, ये बता के कि मैंने आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, मैंने आपको फ़ोन किया था पर फ़ोन लगा नहीं, तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर आपका जो सूटेबल टाइम होता है, जो सही टाइम होता है, जिस समय आप अवेलेबल रहते हैं, उस समय मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और इस जगह पे ध्यान में रखें कि आपने जब फ़ोन किया है, उसके बाद ही, मतलब तुरंत बाद ही आप मैसेज कर सकते हैं, या अगले दिन आप मैसेज कर सकते हैं कि कल मैंने आपको फ़ोन किया था, कब आपसे मैं बात कर सकता हूँ। और फिर 48 घंटे बाद या 2 दिन बाद आप उनको कॉल करें, फिर से बात करने की कोशिश करें और उनसे
जो भी आप उनको कॉल कॉलिंग के जरिए जो भी करना चाहते हैं वो करने की कोशिश करें। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि उनको रेगुलर कॉल नहीं करना है, मतलब 2 दिन बाद हर दिन फ़ोन नहीं करना है कि आपको अगर 2 दिन बाद आपने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया तो फिर 7 दिन बाद कीजिए, 7 दिन बाद फ़ोन नहीं उठाया तो फिर और 7 दिन बाद कीजिए। ऐसा नहीं कि कल फ़ोन किया, फिर कल फ़ोन किया, फिर 2 दिन बाद फ़ोन किया और हर दिन आप फ़ोन किए जा रहे हो, मैसेज किए जा रहे हो, तो लोग तंग आके फिर आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे और बहुत ज़्यादा तंग आ जाएंगे, तो आपके सोशल मीडिया में आपके अगेंस्ट में नेगेटिव रिव्यूज़ डाल देंगे, जो आपका अच्छे की जगह बुरा हो जाएगा। जो आप अच्छा करने गए थे वहाँ पे आपका खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ताकि आप सही तरीके से कस्टमर तक पहुँच सके, सही तरीके से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आप रिजेक्शन फेस कर रहे हो, रिजेक्शन तो होगा ही होगा, 90% 80% आपको रिजेक्शन मिलेगी, पर वो जो 10% होता है, 5% होता है, 15% होता है जहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, उसी में आपको खुश रहना पड़ेगा, उसी में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसी को मोटिवेशन लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ज़िंदगी में जो होती है, आप कहीं हारते हो, कहीं पे जीतते हो, तो यहाँ पे हर जगह तो आप जीत नहीं सकते। तो इसी मानसिकता के साथ चलें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि हमारी जो जनसंख्या है, इतनी आबादी है, हमारे देश में इतनी आबादी है, 130 करोड़ की आबादी है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में 700 करोड़ लोग रहते हैं। तो इतने करोड़ करोड़ लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर की कोई अभाव नहीं है, कस्टमर का कोई अभाव नहीं है। तो इसलिए आप खुद को प्रिपेयर करके रखें और एकदम डिमोटिवेटेड ना हो, दुखी एकदम नहीं होना है। और हमेशा याद रखना है कि एक गया तो दूसरा आएगा, बस एक बार छूट जाए तो दूसरी बार बस ज़रूर आती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जब भी आप सेल करने जाएंगे तो उसका विश्लेषण कैसे करें, किस तरीके से करें, ताकि आपको पता चलेगा कि आप जब सेल करने जा रहे हैं तो किन चीज़ों पे ध्यान में रखना पड़ेगा और किस तरीके से आप बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आपका सेल ज़्यादा हो। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो सेल आप जो करने वाले हो, इसका जो पूरा प्रोसेस है, पूरी जो पद्धति है, उसका विश्लेषण करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उनका जो प्रॉब्लम है, जो उनको दिक्कत हो रही है, जहाँ पे वो अटक जा रहे हैं, उनका समाधान ढूंढ रहे हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कस्टमर के बारे में सुनना पड़ेगा, कस्टमर को एडुकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर सोचिए कि एक कस्टमर साइकिल चला रहा है, बट वो चाहता है कि कम समय में वो सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में पहुंच जाए, बिना उतना मेहनत करें और जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसको, अगर आप बाइक बेचना चाहते हो तो उसको बताना पड़ेगा कि बाइक क्या होता है, एक मोटरसाइकिल क्या होती है, वहाँ पे पेट्रोल डालना पड़ता है, उसके गियर होते हैं। तो यहाँ पे आपको बाइक के बारे में भी उसको समझाना पड़ेगा और ये भी समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से बाइक को चलाते हैं। चलिए, अगर आप स्कूटी बेचते हैं, गियर का तो सिस्टम होता है बाइक में, अगर आप उनको स्कूटी बेचते हैं तो स्कूटी बेचने के लिए आपको उनको समझाना पड़ेगा ये स्कूटी होती है, स्कूटी में यहाँ पे पेट्रोल टैंक होता है, फिर इसको आप एक्सीलेटर घुमाने से ही आगे बढ़ता है, ब्रेक ऐसा होता है, साइकिल जैसा ही है पर ऑटोमेटिक जैसा है। तो यहाँ पे आपको एडुकेट करना पड़ेगा ताकि आप उनको मदद कर सकें, क्योंकि किसी को चाहिए होगा बाइक, किसी को चाहिए होगा स्कूटी, किसी को चाहिए होगा मोपेड, उनके बजट के अनुसार। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, पर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, बहुत सारे अलग अलग सोल्यूशन होते हैं, पर हर सोल्यूशन हर एक के लिए नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जब आप सेल कर रहे हैं, आपका काम क्या है, उनकी दिक्कतों को समझना, उनकी दिक्कतों को समझ के उनको एक अच्छा एडुकेशन देना, बताना कि ऐसे करें ऐसे करें, उनको आपको बताना पड़ेगा, जागरूकता फैलानी पड़ेगी। उसके बाद जाके उसको आप थोड़ा सा नच करेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे कि मेरे पास आपके लिए सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को मैं आपको दे सकता हूँ, इसके लिए आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, फिर आप जाके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसे ही जाके बोलते हो कि लीजिए लीजिए लीजिए, वो थोड़ी लेगा। उसको कन्विंस करना पड़ेगा, उसको एडुकेट करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, तभी जाके वो डिसीजन लेगा और उस डिसीजन से आपका एक पेइंग कस्टमर बनेगा। तो बहुत बार आपको अलग अलग तरीके के कस्टमर मिलेंगे। कोई कस्टमर होगा कि जिसको अभी इमीडिएटली प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, कोई कस्टमर होगा जिसको टाइम पास करना है, और कोई कस्टमर होगा जो जानना चाहता है, उसका इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है पर उसके बारे में जानना चाहता है। वो 2 महीना 3 महीना 6 महीना उसके बारे में स्टडी करेगा, तब जाके वो उसको रिसर्च करने के बाद वो देखेगा मेरे पास इतना पैसा है या नहीं, मुझे ये एक्चुअली में चाहिए कि नहीं, उसके बाद जाके वो चीज़ जो है वो परचेज करेगा, उसको खरीदेगा। तो इस जगह पे अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है जो देख रहा है, जानना चाहता है, उत्सुक है, उसके बारे में क्यूरियस है, जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है वो, तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, उनको नकार देते हैं, उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं आपके लिए नहीं है, या बोलते हैं कि उनको उतना भाव नहीं देते, उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। पर यहाँ पे जो बढ़िया सेल्समैन होता है ना, वो हर एक को समान तरीके से देखता है, किसी को खराब किसी को अच्छा ऐसा नहीं देखता है। तो अगर कोई कस्टमर आता है जो इसके बारे में जानना चाहता है, अगर जो अच्छा सेल्समैन है वो तो डेफिनेटली उसको बताएगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो बोलेगा हाँ इंटरेस्टेड हूँ बट अभी नहीं लेना है।
और कोई बात नहीं, आप देख तो लीजिए, देखने में क्या दिक्कत है, उसमें तो पैसा नहीं लगता है। तो ऐसे देखो कि बहुत सारे अच्छे-अच्छे सेल्समैन होते हैं जो जिसके बाद उसी के ऊपर आप भरोसा करते हो, नहीं लेना है तो इससे ही लेना और आप उसको रेफर करते हो। तो यहाँ पे तब अगर इस तरीके के कस्टमर आपके पास आते हैं तो क्या करना है आपको, आपको उनको एडुकेट करना है, उनको नकार नहीं देना है, नहीं लेने वाला मेरा मेरा इससे कोई मतलब नहीं, इसको भगाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको उनके साथ बात करना है, उनके बारे में जानना है कि कब लेने वाले हैं, अगर नहीं लेने वाले हैं तो क्या इसमें आपको अच्छा लगता है, किस चीज़ के बारे में आप देख के इसको आकर्षित होकर आप इसको देखने आए हो, क्या चीज़ें आपको इंटरेस्ट करती हैं। तो उसके बारे में जब आप जानोगे, उसको जब आप एडुकेट करोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, उसको भी जानने को मिलेगा। अगर वो नहीं लेता है कोई बात नहीं, कोई ना कोई उसके अगर सर्कल में लेता है तो वो आपको आपको रेफर करेगा उस चीज को खरीदने के लिए अपने फ्रेंड को। तो इस तरीके से आप अपना नेटवर्क जो है उसको बढ़ा सकते हैं, आप अपना जो रेफरल नेटवर्क जो है, नेटवर्क सिस्टम जो है उसको बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है जिसको नहीं लेना है, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करें, उनसे अच्छे से बात करें और उनको कहें कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। उनको एडुकेट करें, उनको जागरूक करें, उनको नॉलेज प्रोवाइड करें कि इस तरीके से इस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस चीज़ से आपको आपका जो प्रॉब्लम है, अगर आपको कभी प्रॉब्लम होता है तो इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अगर वो नहीं भी लेते हैं, अगर वो जागरूक होते हैं तो आप के ऊपर वो भरोसा करेंगे और अपने फ्रेंड्स को या फैमिली सर्कल में या अपने सर्कल में कोई भी होगा तो आप ही को वो रेफर करेंगे। और दूसरा कस्टमर जो आपको मिलेगा जिसको अभी इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, मतलब आज ही लेना है या 2-3 दिन के अंदर ही लेना है, तो कैसे उनको हैंडल करें। यहाँ पे सबसे पहले आपको उनसे, जैसे मैंने बात की बोला है आपको पहले वीडियोस में आपने देखा है कि उनके साथ आपको बात करना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट को, ज़रूरतों को आपको समझना पड़ेगा। उसके अनुसार, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार, आपके जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप बेच रहे हो उसके अनुसार, जैसे मैंने कहा था कि आपका काम है पंडित का, कस्टमर आपका प्रोडक्ट और सर्विस दोनों का मिलन आपको करवाना है सही तरीके से, ताकि वो सुख शांति से आगे रह सकें, फ्यूचर में रह सकें, भविष्य में रह सकें। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कस्टमर के साथ बैठें, उनकी प्रॉब्लम को समझें, उनको बताएं कि इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। डेमो जो भी देना है आप दीजिए, जो प्रोसेस, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस जो होता है, जो आपका कंपनी का जो प्रोसेस होता है उसको आप फॉलो करें। फॉलो करने के बाद आप अपने कस्टमर को ऑप्शंस दें कि अगर आप ये करते हैं तो ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है। और अपने कॉम्पिटिटर को भी थोड़ा सा प्रमोट करके देखें कि यहाँ पे ये फ़ायदा है, हमारा ये फ़ायदा है। उनको आपका तराजू में आपको कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा, मोल भाव करके दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो है, हमारा हिस्सा भारी है, दूसरे का हिस्सा थोड़ा हल्का है। तो इसी तरीके से जब आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से उनको आप कन्विंस कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें, बहुत जन क्या करते हैं कि उनको बहुत धक्का मारते हैं, लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए ना, आपको धक्का नहीं देना है। यहाँ पे भी 80-20 प्रिंसिपल आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि पूरा जो, अगर सोचिए कि एक पुल है कि आपका लीड से पेइंग कस्टमर तक जाएगा, तो आपको 80% रास्ता जाना है और कस्टमर 20% रास्ता लेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप कस्टमर को धक्का मारते मारते पकड़ा दिया आपने, उनको सामान बेच दिया, फिर बाद में जाके बायर्स रिमोर्स हो सकता है, आपको खराब रिव्यू दे सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए था, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था तो मुझे ज़बरदस्ती इन्होंने बेच दिया। ऐसा बहुत बार आप देखोगे, मुझे छोटा गाड़ी चाहिए था, बड़ा गाड़ी भेज दिया मुझे। तो ऐसा आपको काम नहीं करना है, उनको इन्फॉर्म करना है, उनको एडुकेट करना है और उनको थोड़ा सा नच करना है, थोड़ा सा पुश करना है। और उसके बाद उनको कहना है कि सर, आपको मैंने इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने आपको एडुकेट किया है इतना कि आप सही डिसीजन ले सकते हैं। तो ये अभी आप थोड़ा सा समय लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि किस तरीके से, कौन सा सोल्यूशन, कौन सा ऑप्शन, जैसे केबीसी में होता है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, 4 ऑप्शन है, पर ऑप्शन तो चूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपने कस्टमर को ऑप्शन देना पड़ेगा और ऑप्शन में से अपने कस्टमर को वो समय देना पड़ेगा, वो स्पेस देना पड़ेगा, वो जगह देना पड़ेगा जहाँ पे वो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। वो तो 5वां ऑप्शन तो होता नहीं है, तो 5वां ऑप्शन आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ 4 ऑप्शन देना है। उसी के बीच में अपने कस्टमर को ये आज़ादी देनी है ताकि वो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकें और आपका पेइंग कस्टमर बन सके। तो इसलिए जब भी आप सेल्स फील्ड में आ रहे हैं, आपका काम ये है कि आपका क्वार्टरली कोटा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो आपकी मंजिल है, पर उसी को लेके अगर आप चलेंगे ना तो आप बहुत ही उल्टा सीधा काम करेंगे, इलीगल काम करेंगे, इमोरल काम करेंगे, जो सही नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए जैसे मैंने बार बार कहा है, जब आपका काम है सोल्यूशन प्रोवाइड करना, सोल्यूशन देना, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना, यही आपका काम है और कोई आपका काम नहीं है। सोल्यूशन कैसे दे रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, आपका जो बिजनेस, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ये जो कंपनी आपको हायर करके रखा हुआ है, उनका काम यही, आपको ये काम, जिम्मेदारी आपको दी गई है कि आपके पास जो सोल्यूशन है, जिसको सोल्यूशन चाहिए उसको सोल्यूशन देना है, सही इंसान को देना है, सही कस्टमर को देना है। ऐसा नहीं कि रास्ते में सबको बेचना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
जैसे मैंने बार बार कहा है, आप पंडित का काम कर रहे हो, मैच मेकिंग आपका काम है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कस्टमर के बारे में सुनना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसके प्रॉब्लम के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सर्विस अगर उसके लिए सही होता है, फिर तभी आप उसको दे, ताकि लॉन्ग टर्म आप बिजनेस कर सके। अगर आप शॉर्ट टर्म बिजनेस मेंटालिटी लेके आते हैं तो ज़्यादा दिन बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, हाँ इनिशियली अगर आपको 2-3 कस्टमर अगर निकल भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप अच्छा 10-20 कस्टमर का अगर बेस बनाते हैं जो आपके संग बहुत लॉयल हैं, आपका हर एक फ़ोन कॉल उठाते हैं, आपसे बात करने में बहुत उनको खुशी होती है, वो बहुत ही एक आपका सेकेंड लाइन ऑफ सेल्स पर्सन हो जाते हैं। 20 लोग और 20 लोगों को बोलेंगे, मतलब 400 लोगों तक आपका रीच हो जाता है। पर यहाँ पे अगर ज़बरदस्ती आप लोगों को बेचते बेचते शायद से आपने 100 लोगों को बेचा, 100 लोगों में से 50 लोग जो है वो नाखुश हो गए, 50 लोग और 50 लोग को अगर कहते हैं, मतलब 2500 लोग, 50 लोग 50 लोगों को अगर कहते हैं तो 2500 लोग आपकी निंदा करेंगे। यहाँ पे 400 लोग आपकी बड़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे 2500 लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? दोनों में से एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप सेल्स फील्ड में आ रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को ऐसे नहीं बेच रहे हैं कि अपना कोटा फिल करना है। ऐसी मानसिकता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे कि हाँ मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने आया हूँ, मैं लोगों को मदद करने आया हूँ, तभी आप बहुत ही आसानी से इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और सेल्स आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ अ क्लाइंट मीटिंग। जब आप क्लाइंट के साथ मीट करने वाले हैं, कस्टमर के साथ मीट करने वाले हैं, तो किस तरीके से आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छा इंप्रेशन बना सके और एक सेल कर सके। तो अभी आपने सेल्स का तो आपने देख लिया, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि सेल्स में ये होता है, बायर्स पर्सोना, ये फलाना फलाना। अभी आप बहुत एक्साइटेड, आप सोच रहे हो कि हाँ भाई सीख लिया, आधा कोर्स तो हो गया, अभी पूरा करने का कोई जरूरत नहीं है, चलो अभी जाके माल बेचना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, इसलिए तो पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सीखना पड़ेगा, और वो सीखने के साथ साथ उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन होता है, क्वेरी होता है, कुछ भी बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन है, खुला हुआ है यार, वहाँ पे जो भी आप लिखना चाहो, गाली वाली मत लिखो, बट जो जेन्युइन आपका जो प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हैं हमारे टीम मेंबर्स, और मैं आपको डेफिनेटली मदद करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो जब भी आप सेल्स मीट में जाने वाले हो, मीट करने वाले हो, बात करने वाले हो, कोई भी जो सामान, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप बेचना चाहते हो, अभी पूरा एक्साइटेड हो, तो यहाँ पे आप चले गए, आपको पता नहीं कैसे ड्रेसअप करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, तो फिर क्या होगा कि आपका इंप्रेशन खराब होगा, और कुछ चीज़ें जो ध्यान में अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका सेल जो है वो नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किन किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे जब भी आप किसी कस्टमर के साथ मीट करने वाले हैं, ठीक है, वो बहुत जगह पे हो सकता है, आप अपने ऑफिस में भी मीट कर सकते हो, आप उनके ऑफिस में मीट कर सकते हो, कहीं पे आप सेंट्रल पॉइंट में भी मीट कर सकते हो। तो इस जगह पे आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको अपने कस्टमर के बारे में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, और जब भी आप उनके ऑफिस में जाते हैं, उनके घर में जाते हैं, जहाँ पे आप मिलना चाहते हैं, जहाँ पे उनका जो डोमेन है, जो स्पेस है, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे उनके ऑफिस में अगर वॉल में एक फोटो टंगा हुआ है, मे बी यूरोपियन आर्ट का है, मे बी कोई रिलीजियस आपका फोटो है या सिंबल है या वॉलपेपर है, कुछ भी जो है, उससे आपको पता चल जाएगा कि उनकी जो इंक्लिनेशन है, उनमें उनको किस में इंटरेस्ट है। अगर वाइल्ड लाइफ का अगर फोटो है, जंगल का फोटो है, पहाड़ का फोटो है, तो आप बोलोगे सर आपको क्या पहाड़ में ट्रेकिंग करने में बहुत शौक होता है, ट्रैवल करने में शौक होता है। अगर बहुत सारे प्राइस का, जैसे आप मुन्ना भाई MBBS में आपने देखा होगा कि बोमन ईरानी ने फोटोशॉप में करके क्वीन एलिजाबेथ, बुश, इनके साथ फोटो लगाया था, तो आपको क्या सेलिब्रिटी के साथ, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके कस्टमर के बारे में। तो जब भी आप कस्टमर के बारे में इतना कुछ जानेंगे, सीखेंगे, तब आपको उनको अप्रोच करने में, उनके साथ बात करने में, क्योंकि कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे बात करने के लिए। कभी भी आप किसी के साथ भी अगर बात करते हो तो किसी टॉपिक को लेके, किसी कॉमन पॉइंट को लेकर आप बात करते हो, राइट। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जाके बेचना नहीं है, जाके कस्टमर के बारे में समझना है, सोचना है और उसके बारे में जानना है, ताकि आप उसको सही तरीके से मदद कर पाओ। तो जब भी आप पहली बार किसी के साथ मिलते हैं तो क्या वो पहली बार ही आपको सब डिटेल्स बता देता है? एकदम नहीं बताता है। वो बीच में एक पर्दा रखता है। पर्दे का मतलब ये होता है कि सब कुछ आपको नहीं बताएगा, वो हेजिटेंट होता है, भरोसा नहीं करता है आपके ऊपर, ताकि अपना जो प्रॉब्लम है, अपना जो भी दिक्कत है, वो आपके साथ पूरी तरीके से ओपनली शेयर कर सके। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, वो कहते हैं ना ब्रेक द आइस, मतलब पहला कदम आपको लेना पड़ेगा। पहला कदम कैसे लेंगे? हेलो सर, कैसे हैं आप? आपका रूम तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन है, एंड आई रियली लाइक दैट फोटो। वो फोटो जो है बहुत ही बढ़िया। आपका ट्रैवल करने में बहुत इंटरेस्ट है, आप पहाड़ का फोटो आपने लगा के रखे, आपके ट्रैकिंग करते हैं सर। तो यहाँ पे जब भी आप ये छोटी छोटी बातें करेंगे ना, तो उनको लगेगा अरे भाई मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरा ऑफिस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे माउंटेन मैं ट्रैकिंग करता हूँ,
और मैं लास्ट 6 महीने पहले ही मैं गया था, तो वो फिर बोलना शुरू कर देगा। वो एक इंस्टेंट कनेक्शन हो जाता है, आपको बोलना शुरू कर दिया, मैं यहाँ पे गया था, फिर मैं वहाँ पे गया था, फिर मैंने पहले तो मैं ग्रुप के साथ गया था, फिर मैं अकेला गया था, फिर इतना प्रॉब्लम हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। आप देखोगे आपका कस्टमर आप खुद ही बोलना शुरू कर देगा, आपको उसे कहते हैं ना इंजन स्टार्ट करना है वो इंजन खुद ही चलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अपने कस्टमर के साथ बात करना है, इंस्टेंट कनेक्शन आपको लगाना है, ताकि वो इग्निशन आपको ऑन करना है, वो गाड़ी जो है चलता शुरू हो जाएगा। फिर वो कस्टमर जो है उसको बहुत अच्छा फील होगा, अरे भाई मेरे बारे में बोल रहे हैं, मुझ में इंटरेस्टेड है, ओह माय गॉड, उसको देखेंगे आप एक स्माइल आ जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप अपने कस्टमर के साथ इंस्टेंट एक कनेक्शन बना सकें। तो इसी तरीके से जब आप उनके साथ मीट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपका ये है वो है, आप उनकी सराहना करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपका जो पहला इंप्रेशन हो जाता है वो बहुत बढ़िया हो जाता है, अरे भाई बंदा एकदम मस्त है, मस्त बंदा है, मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है, मेरे बारे में जानता है, यार कितना कॉमन है हम भी। एक होता है ना, बहुत बार होता है ना, बहुत किसी के साथ अगर हम प्लेन में मिलते हैं, ट्रेन में मिलते हैं, कहते हैं कि अरे बात करते करते बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो उसी तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर के दोस्त, मतलब रियल लाइफ में दोस्त की बात नहीं कर रहा हूं, पर किस तरीके से आप उनका भरोसा जीत सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे और भी फैक्टर्स है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। और इन चीजों पे भी ये होता है कि पहला कदम अच्छा हो गया, फिर आपके बहुत सारे कदम होते हैं, स्टेप हो गए, वो अच्छा कदम लेने के बाद ही आपका सेल होगा। तो चलिए अगले स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो अगला स्टेप ये हो जाता है कि आपने बात किया, बैठे, बहुत अच्छी बात है, और आप ऐसे करके बैठे हो, ऐसे करके बैठोगे तो फिर आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे बॉडी लैंग्वेज और ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ऐसे करके बैठे हो, ऐसे करके बैठे हो, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा गया, फिर वो बैठने के बाद बोलेगा भाई इसका कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये खुद को क्या राजा समझता है, तो ये चीज आएगा दिमाग में। तो इसलिए जब भी आप बैठ रहे हैं उनके साथ स्ट्रेट करके बैठें और उनके साथ आई टू आई मिला के बात करें। ऐसा करके ढीला बॉडी, आपका पोस्चर जो है वैसा ढीला नहीं होना चाहिए, आपका हमेशा फर्म होना चाहिए, बॉडी शुड बी वेरी स्ट्रेट, यू शुड लुक वेरी कॉन्फिडेंट। और आपका जो पर्सनल ग्रूमिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दाढ़ी हो गया, दाढ़ी वहाँ यहाँ वहाँ दाढ़ी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट दाढ़ी को ट्रिम करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपके बॉडी से अगर कोई स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो आपको डिओ लगाना पड़ेगा। आपके मुंह से अगर कोई स्मेल आ रही है तो वो बहुत ही खराब चीज़ है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते हो कि आपने बहुत प्याज खाया है लंच में और आप कस्टमर के साथ बात करने जा रहे हो और आपके मुंह से बहुत ही भयानक प्याज की दुर्गंध आ रही है, तो आपको क्या लगेगा कि आपका कस्टमर आपसे बात करेगा बहुत ज़्यादा देर तक? एकदम नहीं, वो बोलेगा हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाद में मिलते हैं भगा देगा आपको। तो इसी तरीके से अगर आपका मुंह बहुत ही बदबू कर रहा है तो आपको क्या लगता है, कस्टमर आपके साथ बात करेगा? वो बोलेगा भगा इसको यार, बहुत बकवास मार रहा है। तो इसलिए आपका पर्सनल ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये करना है कि आपका कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, आयरन आउट होना चाहिए, बदबू नहीं आना चाहिए, आप डिओ लगाओ। फिर आप अगर मुंह में लौंग रख सकते हो या चिंगम खा सकते हो ताकि मुंह से स्मेल ना आए। और उसी के साथ साथ ऐसे करके हाथ पाँव नहीं खुजाना है, एकदम फर्म बैठना है, हाथ पाँव ऐसे हिलाना नहीं है। और हमारा एक कोर्स है skillyogi.com में, ध्वनि ओझा ठाकुर ने बनाया है, वो आप कोर्स कर सकते हो। वहाँ पे प्रोफेशनल एटिकेट्स के बारे में बात किया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से वो किया हुआ है, जो आप हमारे वेबसाइट में skillyogi.com में कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वो कोर्स आप डेफिनेटली करें अगर आपको प्रोफेशनल एटिकेट्स के बारे में अगर आपको जानना है। और उसके बारे में, उसको जानने के बाद, उसको प्रैक्टिस करने के बाद आप अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलो, आपने बैठ गए, आपके बॉडी से स्मेल नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कहना है कि थैंक यू। पहले उनको कॉम्प्लीमेंट करना है, उनको कहना है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू मुझे समय देने के लिए। आप इतने बिजी रहते हैं तो आपने मुझे 10 मिनट आधा घंटा समय दिया, इसके लिए मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद जब आप कहोगे ना कि थैंक यू, ये सब बोलोगे, अगर वो घर में ऐसे ही वेला बैठा हुआ है वो भी अलग बात है, पर यहाँ पे अगर आप बोलते हो ना तो उसको लगेगा अरे भाई मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे इतना अटेंशन दे रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो आपको वही चीज़ आपको बोलेगा, नहीं कोई बात नहीं, बोलिए ना क्या चाहिए आपको। तो ऐसे जब बोले नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो काम करता ही रहता हूँ, तो समय तो निकालना ही पड़ता है, तो उसको एक अच्छा फील आ जाएगा कि अरे भाई बंदा मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे कह रहा है कि मैंने उसको समय दिया है, इसके लिए मुझे वो इतनी इज्जत दे रहा है। तो इस जगह पे आपका क्या होता है कि और भी इंप्रेशन बहुत ही तगड़ा हो जाता है, आपके ऊपर भरोसा जो है वो और भी आ जाता है। और इस जगह पे ये मैटर नहीं करता है कि आप 10 करोड़ का बंगला बेच रहे हो या 10 रुपए का पेन बेच रहे हो। अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे आपको कस्टमर को ज्यादा तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर तो कहीं पे भी जा सकता है। आपके पास क्यों आ रहा है? आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि आप स्पेशल हो, आप कस्टमर को स्पेशल तरीके से ट्रीट करते हो, इसीलिए आपके पास वो आ रहा है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखें, ताकि कभी ये ना सोचे कि ये लो वैल्यू कस्टमर, हाई वैल्यू कस्टमर, सबको एक साथ अगर ट्रीट करेंगे ना तो लोग आपको उतना ज्यादा आपको वो रिस्पेक्ट करेंगे, आपको उतना ज्यादा वैल्यू देंगे। और अगला चीज जो है वो मैं बार बार कहता हूँ, पहले वीडियो में भी कहा था, वो ये है कि जब भी आप बात करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा
बोलना नहीं है, ज़्यादा सुनना है। 80% सुनना है, 20% बोलना है। उसके प्रॉब्लम के बारे में सुनना है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ब्रेन प्रॉब्लम है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था, क्या वो देख रहे हैं, क्या चाहते हैं, किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या उन्होंने ट्राई किया है। वो अपने बैकग्राउंड के बारे में जब आपको बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। फिर आपको सुनना है, यस यस यस, आपको बोलना नहीं है। हाँ, आप थोड़ा सा हाई हेलो तो करोगे, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताओगे, बट आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि कस्टमर को एंगेज करने से, मैंने कहा कि जनरेटर चलता शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका काम है इग्निशन देना, बस वही है। कस्टमर खुद बोलना शुरू करेगा, तो फिर जब कस्टमर जब बोलना शुरू करेगा ना, अपना जो प्रॉब्लम है, अपना जो पेन पॉइंट है, जब आपके साथ शेयर करेगा तो आपको पता चल जाएगा। और इस जगह पे आप यहाँ वहाँ ना देखें, जब आपसे बात कर रहे हैं आप ऐसे करके बात ना करें, आप वैसे करके बात ना करें, आप यहाँ हाँ ठीक है मोबाइल में, ऐसा अभी मत करो। जब बात कर रहा है स्ट्रेट आई टू आई मिला के, आंख से आंख मिला के बात करना है, यस सर यस सर, और थोड़ा सा हल्का बॉडी मूवमेंट, लाइक हेड मूवमेंट कर सकते हैं, यस सर श्योर, यस 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 यस, दैट हैपेंस एक्चुअली। जी हाँ, ये तो डेफिनेटली, हाँ यस श्योर यस। हाँ हाँ यस। तो इसी तरीके से जब आप करेंगे ना तो ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा अगर आप करते हैं ना, आपको बोला जाएगा ऐसा अगर आप करते हैं ना तो भगा देगा आपको, ऐसा मत करो, कभी भी मत करो। तो इस जगह पे आपको अपने कस्टमर के बारे में सुनना है, उसको अटेंशन देना है, उसके प्रॉब्लम के बारे में आपको सुनना है, ताकि उसको लगेगा कि अरे भाई मेरी भी कोई सुनता है, मेरी भी कोई सुनता है, ये मेरे मेरे बारे में जानना चाहता है, मेरे लिए, मेरे प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड है। तो इसी तरीके से आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपने कस्टमर का प्रॉब्लम सुन लिया, बहुत अच्छी बात है। अभी आपका टाइम है, दबोंग दबोंग ऐसे करके आपको आपको आना पड़ेगा। अरे भाई अपना टाइम आ गया, अभी अभी अपने को एकदम करना है, बेचना है। तो इस जगह पे आपको प्रॉब्लम आ गया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेंटल नोट्स रखना है, या आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर फेस टू फेस मीटिंग हो रहा है। तो उनका प्रॉब्लम आपने सुन लिया, थोड़ा सा आप सुनो, फिर उनको बोलोगे यस यस श्योर श्योर श्योर। अच्छा, तो आप मेंटली उसका प्रिपरेशन कर लो कि किस तरीके से आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, आपका जो बिजनेस है, उनको किस तरीके से मदद कर सकता है। फिर आपको उनको अपना जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो उनको ऑफर करना है कि सर थैंक यू, आपने अपना प्रॉब्लम मुझे शेयर किया, और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, और ये प्रॉब्लम हमारे बहुत सारे कस्टमर्स को होता है। तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शंस देने वाला हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बेचे जाना है, आपको बोलना है कि हाँ मुझे पता है कि ऐसे ऐसे होता है, बहुत सारे कस्टमर्स का ये भी प्रॉब्लम होता है, वो भी प्रॉब्लम होता है, तो मुझे पता है, और मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को ऐसा हेल्प किया है। तो उसको क्या लगेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आप भरोसेमंद बंदे हो, आप एक्सपर्ट हो उसमें, तो आपका बात जो है वो ज़्यादा सुनेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको बोलना है सर मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे कस्टमर्स, आपकी जैसे बहुत सारे कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम होती है, मैंने उनको इस तरीके से मदद किया था, तो मेरे पास कुछ सोल्यूशंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई लैपटॉप खरीदने आता है, वो बोल रहा है कि मुझे लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, मुझे गेम नहीं खेलना है, मेरे ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, मुझे लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, और मेरा चार्जर जो है वो छोटा होना चाहिए। अगर आप बिना सुने उसको बोल देते हो ये 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, लेके जाओ नहीं तो छोड़ो, तो नहीं लेगा ना। उसको बोलना है कि सर आप ही कि जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं हमारे पास जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है आपके लिए, एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एक आपके बजट में आ जाएगा। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एक्सपेंसिव वाला ही बेचना है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बोलना है कि ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप ए जो है, उसमें सब आपका जो फीचर्स है बहुत आ जाता है, पर उसका जो बैटरी है थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा भारी है, और जो चार्जर है थोड़ा सा बड़ा है। और दूसरा जो ऑप्शन है उसमें आपको 20% ज़्यादा थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, पर उसका जो चार्जर है ना बहुत ही बढ़िया है, हल्का क्वालिटी का, जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा है, उसका टोटल वेट जो है इसका आधा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा, आपका बजट अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ना, तो आपको शायद से बहुत अच्छा जो एक लैपटॉप है मिल जाएगा, जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। और इसमें आप थोड़ा सा गेम भी खेल सकते हो, गेमिंग कार्ड भी है। आपके बच्चे जो है, आपके अगर फ्रेंड अगर कोई गेम खेलना चाहता है, या आप कभी भी गेम खेलना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से इसमें गेम खेल सकते हैं। और नेक्स्ट 5 साल तक आपको लैपटॉप अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। पर लैपटॉप एक ही जगह पे शायद से 3 साल बाद ये बहुत स्लो हो सकता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स मिलते हैं कि स्लो होने का। तो मैं तो प्रेफर करूंगा, अगर आप इमीडिएट चाहते हैं तो ये लीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म, अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा अगर बजट एक्सटेंड करके करें, तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ही सही होगा। तो जब आप ऐसा पिच दोगे ना, तो आपको क्या लगता है कस्टमर क्या करेगा? वो कुछ ले ना ले, ये लैपटॉप तो, दूसरा लैपटॉप तो लेगा ही लेगा। लेगा, बोले अरे भाई ये तो सही बात बोला है, इसके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं मेरे जैसे,
तो वो तो ये लेते होंगे, तो ये शायद से मेरे लिए सही होगा क्योंकि बंदा तो एक्सपर्ट लग रहा है, चलो यही ले लेते हो। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा माइंड गेम खेलना पड़ता है। यहाँ पे क्या हो गया, आपने अपना जो सेल करना था वो तो किया ही, बट आपने क्या किया, अपना ए प्रोडक्ट को तो बेचा नहीं, वो उससे ज्यादा एक्सपेंसिव बी प्रोडक्ट बेच दिया जहां पे आपका ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, ज्यादा कमीशन आ रहा है, ज्यादा इंसेंटिव आ रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखें। इसी तरीके से जब आप करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी माल बेचने में। तो इसी तरीके से जब भी आप सेल्स मीटिंग में जा रहे हैं, कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, अपने को सही तरीके से ग्रूम करना है, अपना बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए, अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसको किस तरीके से आप बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से अपने कस्टमर के बारे में जितना आप जान सकते हैं उतना बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि 80% सुनना है, 20% बोलना है, उनका प्रॉब्लम आपको सुनना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि जनरेटर शुरू कर, आपका काम है जनरेटर शुरू करने का, जनरेटर चलना शुरू हो जाएगा, वो आपको कस्टमर जो है बोलना शुरू कर देगा, हमारे ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। आपने जब सुन लिया, मेंटल नोट्स रखो, फिर आप उनको अपना जो सोल्यूशन है, अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो सर्विस है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट और सर्विस उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसको आप ऑफर करो ताकि वो आपके लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन सके और आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो आसानी से बिक सके ताकि आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए और किस तरीके से उसको हासिल करें और किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करें ताकि आप बेहतर सेल्स पर्सन बन सकें। तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि बिना प्रिपरेशन के क्या आप अच्छा एग्जाम दे सकते हो? कभी नहीं। एग्जाम में प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो तो ज़रूर आप फेल होगे। और उसी तरीके से जब आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हो या कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो तो उससे पहले आप क्या करते हो? आप यूट्यूब में जाके उसका वीडियोस देखते हो, उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, फ्लिपकार्ट में या अमेज़न में जाके उसका प्रोडक्ट रिव्यू देखते हो, यूट्यूब में उसका रिव्यूज़ देखते हो कि वो अच्छा है या बुरा है या उसमें क्या खामियाँ हैं, क्या इसका फ़ायदा है, नफ़ा-नुकसान इसके बारे में आप जानते हो। तो उसी तरीके से जब आप सेल्स में आ रहे हो, आप एज़ अ सेल्स पर्सन काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको आपके प्रोडक्ट, बिजनेस, सर्विस के बारे में पूरा जानकारी आपके पास होना पड़ेगा क्योंकि आपके पास जब कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हो ना तो वहाँ पे आपको अलग-अलग तरीके के ऐसे अनएक्सपेक्टेड आपसे सवाल पूछेगा जिसकी आप कभी भी मतलब सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके का सवाल होता है। और अगर आपके प्रोडक्ट, बिजनेस या सर्विस के बारे में आपको पता नहीं है तो फिर आप आंसर नहीं दे पाओगे, फिर क्या होगा? कस्टमर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक सिंपल टेक्निक में बताने वाला हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें जब भी आप किसी भी कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, किसी कस्टमर को कुछ भी बेचने जा रहे हैं। तो सोचिए कि जब आप पहली बार इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे थे, जब आपने इंटरव्यू में गए थे, इंटरव्यू में जाके आपने बैठ के आप जब 1-to-1 इंटरव्यू हो रहा था तो कैसे आपने प्रिपेयर किया था, किन किन चीज़ों के बारे में आपने ध्यान में रखा था और किस तरीके से आपको जॉब मिला था। तो यहाँ पे जब आप इंटरव्यू में गए थे तो क्या-क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखी थी? आपको सबसे पहले अपने बारे में जानना होगा, अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस के बारे में जानना होगा। आपको पूछा जाएगा टेल मी अबाउट यू, तो आपने अपने बारे में कहा होगा। उसके बाद है कंपनी के बारे में आपने डेफिनेटली रिसर्च किया होगा, ये कंपनी यहाँ पे है, इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे इतने सारे एम्प्लॉइज़ है, ये करता है, वो करता है, मल्टीनेशनल है। और कंपनी क्या बेचती है उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। अगर सॉफ्टवेयर बेचती है तो सॉफ्टवेयर के बारे में जानना पड़ेगा, अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। उसी के साथ साथ प्रेफरेबली कंपनी का टर्नओवर कितना है, कितना बड़ा कंपनी है, क्यों एक्सपैंड करना चाहती है, किस जगह पे वो एक्सपैंड कर रही है, उसके सीनियर मैनेजमेंट में कौन-कौन है, सीईओ कौन है। क्योंकि अगर आपको कंपनी के फाउंडर के बारे में नहीं पता है, कंपनी के सीईओ के बारे में नहीं पता है, तो फिर लोग कहेंगे कि भाई इसने तो मेरे कंपनी के बारे में कुछ जाना ही नहीं है, तो फिर मैं इसको क्यों हायर करूँ। और उसके बाद जो फाइनल क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पर ये एक फाइनल क्वेश्चन है, वो ये है कि कंपनी आपको क्यों सिलेक्ट करेगी, क्या करोगे आप कंपनी के लिए, किस तरीके से आप कंपनी को फायदा दे सकते हो। तो ये सवाल आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में, तो आप इनके जवाब देते हो। तो उसी तरीके से आपको इस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हर एक जो सेल आप करने वाले हो वो है एक जॉब इंटरव्यू। आपको उसी तरीके से उतना सीरियसली उसको लेना पड़ेगा ताकि आप जब किसी के साथ डील करो, किसी कस्टमर के साथ डील करो, उसको भी ये फील होगा कि हाँ मेरे साथ इतना सीरियसली वो बात कर रहा है, मुझे इतना तवज्जो दे रहा है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने गए थे तब इंटरव्यूअर को आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया था, सर मैडम मैं बैठूँ, मैं पीऊँ, ये खाऊँ पीऊँ, जो भी है बहुत ही तवज्जो दिया था। उसी तरीके से आपको अपने कस्टमर को तवज्जो देना पड़ेगा ताकि उसको एक फील गुड फैक्टर हो, उसको लगे कि हाँ भाई मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे खुद को प्रिपेयर करें, अपने कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या-क्या जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आप एक बेहतर सेल्स पर्सन बन सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब क्यों और क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। कोई क्यों आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा, आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट।
तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट, बिजनेस या सर्विस के बारे में जानने वाले हैं, या ट्रेनिंग ले रहे हैं, या थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, या रट्टा मार रहे हैं, तो इस जगह पे मैं आपको बहुत ही एफिशिएंट वे बताने वाला हूँ ताकि आप खुद को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। कैसे प्रिपेयर करना है? बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप खुद को एज अ कस्टमर सोचो कि हाँ, मैं कस्टमर हूँ, मैं ये सामान खरीदना चाहता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, मैं ये सर्विस खरीदना चाहता हूँ और मैं इस बिजनेस कंपनी से खरीदने वाला हूँ। तो किन किन चीज़ों पे आप ध्यान दोगे? सबसे पहला है कि आप क्या देखोगे उसमें, कि उसका कलर अच्छा है, उसका साइज अच्छा है, कि उसका प्राइस अच्छा है, और आप क्यों खरीदोगे उसको। उसका दाम बहुत कम है, इजीली अवेलेबल है, ब्रांड वैल्यू अच्छा है। ये चीज़ आपको खुद नोट करना पड़ेगा। ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको नोट करके रखें और खुद से सवाल पूछें कि क्यों आप, मतलब क्या देखोगे जब खरीदने से पहले, आप क्या क्या देखोगे, और दूसरा जो है आप क्यों खरीदोगे, तीसरा जो है ये प्रोडक्ट, ये सर्विस जो है, आपको क्या चीज है इसमें जो आपको आकर्षित करता है। ये 3 सवाल अगर आप खुद को पूछोगे, आपको आंसर खुद लिखना पड़ेगा इमोशन लेस होके। ऐसा नहीं कि हाँ इसमें ये है वो है, ऐसा नहीं। सेल्स पर्सन की तरीके से नहीं सोचने से नहीं होगा, आपको कस्टमर के तरीके से सोचना पड़ेगा। तब आपको पता चल जाएगा कि अरे भाई हाँ, इसका प्राइस बहुत कम है, इसका अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है, इसमें ये फीचर्स है, ये चीज़ है, ये बेनिफिट है। ये जब आपको पता चल जाएगा, तब यही चीज़, इन्हीं पॉइंटर्स को आप अपने कस्टमर्स की ओर पुश करेंगे, उनको बताएंगे कि ये बेनिफिट है, ये आपको देखना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कस्टमर ज़्यादातर इग्नोर कर जाता है। वो बता सकते हो इसका ये फीचर है, वैसा फीचर आपको पता नहीं होगा, ये फीचर है और आपको ये इसलिए खरीदना चाहिए। और यहाँ पे ये चीज़ जैसे देख रहे हैं, कूलर जो है वो बहुत ही नीचे है, तो आपको ये होगा, दिक्कत होगा, कलर बहुत अच्छा है, फलाना फलाना, इसलिए आपको ये खरीदना चाहिए, ये आपको आकर्षित करेगा इसकी तरफ। और ये सारे जो डिटेल्स है ना, ये आपको कंपनी के वेबसाइट में, कंपनी ट्रेनिंग में, एफएक्यू जो कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मिल जाएगा, जो पब्लिक होता है। उनके वेबसाइट में जाके देखिए, वहाँ पे आप रट्टा मारिए, सिर्फ रट्टा मारिए। यहाँ पे रट्टा आपको मारना ही पड़ेगा। आप सोचोगे अरे भाई इतना पढ़ाई लिखाई क्यों करूँ, बहुत पढ़ाई लिखाई किया मैंने, अभी मेरे को काम करना है, पैसा कमाना है, भाई मजे में रहना है। ये नहीं हो। जब आपने एक बार, वो होता है ना, जब आप नशा करते हो तो फिर नशा चलते ही रहता है। वो यहाँ पे भी वैसे ही, अगर आपको आगे बढ़ना है करियर में, तो फिर आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको नए नए कौशल सीखते रहना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि skillyogi.com का सालाना जो मेंबरशिप है वो ले लीजिए। पूरे साल आप सीखते रहो, नए नए कौशल और सवाल पूछते रहो, ताकि आप भी आगे बढ़ते रहो, हम भी आपके साथ एक साथ जुड़ के एक लंबा सफर तय करेंगे और आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप केला बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, या किडनी का ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आपका डॉक्टर को अगर सवाल करते हैं, ठीक है, सवाल जवाब करते हैं, और वो सवाल जवाब का सही तरीके से आपका आंसर नहीं दे पाता है, आपको सेटिस्फाई नहीं करता है, और आपका जो भरोसा है वो अगर नहीं जीत पाएगा, तो फिर क्या आपसे सर्जरी करवाओगे? नहीं करवाओगे। उसी तरीके से अगर आप केले बेचने के बाद केला बेचने वाले के पास अगर जाते हैं, उसको पूछते हैं कि ये कौन सा केला है, उसको अगर पता ही नहीं है, तो फिर क्या आप उससे केला खरीदोगे? कभी नहीं खरीदोगे। तो उसी तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानना पड़ेगा, उसकी यूएसपी के बारे में जानना पड़ेगा, और यूएसपी जो है वो जुबानी याद होनी पड़ेगी, ताकि जब भी कोई कस्टमर आपसे कुछ पूछे तो आप उसको एकदम फटाफट आंसर दे सकें, बिना सोचे अरे क्या हो रहा है, मुझे याद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। हाँ, इसका ये है, ये है, ये है। जो बढ़िया सेल्स पर्सन होता है ना, वो कभी झिझकता नहीं है, वो कभी अटकता नहीं है, वो एकदम स्ट्रेट, आप पूछोगे वो एकदम मतलब जुबानी उसका याद रहता है, वो बोल देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो सोचेगा नहीं, मैनुअल नहीं ढूंढेगा, अरे मुझे याद नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। और यहाँ पे आपको खुद का सेल्स पिच बनाना पड़ेगा। सेल्स पिच का मतलब होता है कि हाय वेलकम मैम, यहाँ पे हम इस फ्रिज को बेचने वाले नहीं, ये फ्रिज आप लेने चाहते हैं, तो इस फ्रिज में ये खासियत है, इसके बारे में ये फीचर आपको शायद से पता नहीं होगा, ये इतने सारे कलर में आता है, और आपको ये इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि इसका अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है, सर्विसिंग बहुत दिनों का है, 10 साल का वारंटी है जो आपको मदद करेगा। अगर आपका कभी भी कोई दिक्कत होगा, डेफिनेटली मेरा नंबर लेके जाइए, मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। तो ये एक सिंपल, मैंने अगर आपको सेल्स पेज दे दिया, तो फिर आपको लगता है अरे भाई बंदा एकदम सही बोल रहा है, भरोसा है इस पे, चलो इससे खरीदते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। सेल्स में बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, सेल्स में बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्स में इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो कस्टमर है उसको सही तरीके से सही चीज़ उसको देना, उसका प्रॉब्लम समझना, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो समझना, उसके बाद उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें उसको मुहैया करवाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेच दिया फिर आप समझो। और यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप अपने कस्टमर्स को अच्छा सर्विस दोगे तो वो भी तुम्हें अच्छा सर्विस देगा। अगर उसको सिर्फ बेचने के लिए बेचोगे तो वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि सेल्स का मतलब ये होता है कि कस्टमर का सर्विस करना, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको हेल्प करना, उसको सामान, प्रोडक्ट, सर्विस जो भी आप कर रहे हो उसको बेचना, और यहाँ से इवेंचुअली द बाई प्रोडक्ट इज रेवेन्यू। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल चीज है, इसको आप लिख के रख सकते हो। एन इन्फॉर्म्ड कस्टमर इज अ गुड कस्टमर, अ हाफ इन्फॉर्म्ड कस्टमर इज अ नाइटमेयर। मतलब ये होता है कि जो जागरूक
ग्राहक होता है उसको बेचना बहुत आसान हो जाता है, उसको पता है कि वो क्यों खरीद रहा है और किस लिए उसको खरीदना चाहिए और इसको खरीद के उसको फायदा क्या होगा। अगर आप ऐसे कस्टमर को, ऐसे ग्राहक को बेचते हो जिसको आधा चीज़ पता ही नहीं है, अगर आपने सोचो कि आपने एक मर्सिडीज उसको दे दिया, उसको पता ही नहीं गाड़ी चलाना, तो वो ठोकेगा, फिर बोले अरे भाई मुझे गाड़ी चलाना नहीं है, तो तूने मुझे बहुत घटिया तरीके का, घटिया क्वालिटी का गाड़ी मुझे बेचा है, मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा, और तुम आपको दिमाग खराब करता रहेगा। तो इसलिए इन्फॉर्म कस्टमर इज अ गुड कस्टमर, हाफ इन्फॉर्म कस्टमर इज अ नाइटमेयर। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने कस्टमर को जितना हो सके उतना ज़्यादा इन्फॉर्म करें, उतना ज़्यादा एडुकेट करें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, ताकि वो एक बेहतर कस्टमर बन सके और अपने नेटवर्क में उसके बारे में जागरूकता फैला सके। और कोई भी अगर उससे सवाल पूछता है कस्टमर से, तो वो बोल सकेगा कि इस सेल्स पर्सन में बहुत नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, आप इनसे खरीद सकते हो, इसने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं था, और ये चीज़, ये ज्ञान जो है वो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ ताकि आप एक बेहतर ग्राहक बन सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप सेल्स फील्ड में आना चाहते हैं तो किन चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सेल्स फील्ड में आना चाहते हैं, इसलिए आप सेल्स का कोर्स कर रहे हैं, हमारे skillyogi.com पे नए-नए कौशल आप सीख रहे हैं, और आपका अगर कोर्स में कोई भी अगर दिक्कत होगा, क्वेश्चन होगा, कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वहाँ पे आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या आपका फीडबैक अगर है, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में आप डालिए। हमारी टीम और हम आपको मदद करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं कि सफल सेल्स पर्सन बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं बार बार जैसे कहता हूँ कि आप अपने पास एक पेन एंड पेपर रखें, इस वीडियो को पॉज करें, पेन एंड पेपर अपने साथ रखें। अगर आप ट्रैवल करें तो कोई बात नहीं, बाद में आप इसको फिर से इस वीडियो को आप देख सकते हैं, पर इस जगह पे ध्यान रखें कि हमेशा पेन एंड पेपर अगर रखते हैं आप अपने पास, और आप नोट अगर रखते हैं, तो फिर बाद में जब आप सोने से पहले आप देख सकते हो कि अगर मैं सफल सेल्समैन बनना चाहता हूं, तो इन चीज़ों पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीज़ों से मैं आगे बढ़ सकता हूं और मैं सही तरीके से एक सफल सेल्स पर्सन बन सकता हूं। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको जानना पड़ेगा, जो आप में होना चाहिए, जो आपको सीखना पड़ेगा, अगर आपके पास वो कौशल अगर नहीं है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं, वो है क्लियर ऑब्जेक्टिव होना, यानी गोल्स होना। क्योंकि अगर आप सोचिए कि आप अपने घर से स्कूल तक जाना चाहते हो, अपने घर से आप किसी मॉल में जाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? आपको अगर रास्ता नहीं पता है तो आप गूगल मैप में डालते हो, या किसी से पूछ के जाते हो कि मैं किस तरीके से उस जगह पे, मैं अपने मुकाम पे, मैं अपने डेस्टिनेशन में किस तरीके से पहुंचूं। तो उसी तरीके से अगर बिना आपके गाइडेंस के, बिना आप मैप के, बिना आपके ऑब्जेक्टिव के, बिना आपके एंड गोल के अगर आप निकलते हो, तो फिर आप भटकते रहोगे। तो उसी तरीके से सेल्स फील्ड में अगर कभी भी, कहीं पे भी, ये जिंदगी में भी होता है, अगर आपको सेल्स फील्ड में अगर सफल होना है, तो आपके पास एक टारगेट होना पड़ेगा। मैं टारगेट का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास सेल्स टारगेट होना पड़ेगा, पर अगर आप सेल्स फील्ड में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज आपको डालना पड़ेगा कि आपके पास टारगेट होना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? बैठे रहोगे, सोचोगे अरे भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, फिर मैं जाऊंगा, फिर जाके बात करूंगा, अगर कुछ बिकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बिकता है तो फिर भगवान के नाम पे छोड़ दो और मजे ले लो। इस तरीके से अगर आप इसकी ऐसी अगर मानसिकता अगर आपकी है, तो फिर आप ज़्यादा देर आगे नहीं जा पाओगे, ज़्यादा ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए जब आप सेल्स फील्ड में आ रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, क्लियर गोल्स होना पड़ेगा, और उस गोल्स को, उस ऑब्जेक्टिव को आप पेन एंड पेपर में लिख कर रखो कि आज इस महीने में मेरा इतना मुझे सेल करना पड़ेगा, इस महीने में मुझे इतना रेवेन्यू लाना पड़ेगा, इस महीने में मेरा इतना सारा मेंबरशिप मुझे सेल करना पड़ेगा, इतना सारे कोर्सेज सेल करने पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस आप बेचते हो, यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक गोल होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप करते रहोगे, एफर्ट डालोगे, पर आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे हो, किस मुकाम पे हो। आपके पास कोई अगर बेंचमार्क नहीं होगा, तो फिर आप उस जगह पे वही भटकते रहोगे, एक ही जगह पे गोल 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 घूमते रहोगे, आप अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाओगे। और दूसरा पॉइंट है, वो है हाई एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल का मतलब है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो अगर आप सेल्स के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप में हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए, तो आपके ये वीडियो देखोगे। तो अगर आप में ऐसा अगर एनर्जी लेवल होता है एकदम लो एनर्जी, मतलब बहुत सुस्ती है या एनर्जी नहीं है, उतना एंथुजियाज्म नहीं है, तो फिर कोई आपका सुनेगा नहीं, आप किसी के सुनोगे नहीं। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर बिंद्रा। उनका वीडियोस देखोगे तो आपको सुनने, उनका वीडियो देखने से ही आपको एक्साइट, ओ माय गॉड कर लूँगा, आज ही कर लूँगा, करोड़ रुपए कमा लूँगा। उनको मतलब खराब नहीं कह रहा हूँ, बट ये उनका एक एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पे अगर आप सेल्स फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपके अंदर बहुत हाई एनर्जी लेवल होना पड़ेगा। क्या? क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो कस्टमर होता है, कोई भी कस्टमर होता है, इंसान जो होता है, वो कॉपी पेस्ट करता है, वो इमिटेट करता है। अगर आप किसी के साथ हंस के बात कर रहे हैं, तो वो बंदा भी हंसेगा। अगर आप किसी के साथ ऐसे करके बात करोगे, वो भी ऐसा करेगा। तो इंसान जो होते हैं वो इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं।
तो इस जगह पे आप में अगर हाई एनर्जी लेवल है, जब आप अपने कस्टमर के साथ मीट करने जा रहे हैं, उनसे आप मुलाकात कर रहे हैं, तो उनमें भी एक एक्साइटमेंट होता है, उनमें भी वो एनर्जी लेवल उनका भी हाई होता है, तो उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी गुड फील होता है। इसी तरीके से और एक एग्जांपल है, वो है पॉलिटिशियंस। आप जैसे हमारे देश में इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, आपके जो फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं उनके आप स्पीचेस देखो, वहाँ पे उनका एनर्जी लेवल आप जब देखोगे आप पागल हो जाओगे, क्योंकि वो पूरे क्राउड को, इतने लाखों लाखों जो भीड़ आते हैं उनको सुनने के लिए, उनको किस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं, नारे लगाते हैं। तो इसलिए इस जगह पे आपके पास हाई एनर्जी लेवल होना पड़ेगा। अगर आप सेल्स फील्ड में आना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास हाई एनर्जी लेवल होना ही पड़ेगा। बिना इसके आप अगर सेल्स फील्ड में आते हैं तो बहुत बुरी तरीके से आप फेल करने वाले हो। फिर तीसरा पॉइंट है, वो है हैंडलिंग रिजेक्शन। फेलियर अगर होता है, अगर रिजेक्शन होता है तो किस तरीके से उसको हैंडल करें। क्योंकि सबसे पहला चीज़ वो ये है कि ज़िंदगी में जो भी पैदा होता है उसको गाली खाना पड़ता है, मम्मी पापा का, भाई बहन का, बीवी का, बहन का, दीदी का, टीचर्स का, हर एक का। ऑनलाइन में अगर जाते हैं, ऑनलाइन में वीडियो अपलोड करते हैं, वहाँ पे भी आपको लोग गाली देंगे। हर जगह ऑफिस में जाओगे वहाँ पे भी लोग गाली देंगे, आपका बॉस गाली देगा। ज़िंदगी में आपके बच्चे अगर हैं वो भी आपको गाली देगा, पापा क्या कर रहे हो आप, आपकी पत्नी भी गाली दे रही है। तो यहाँ पे गाली आपको सुनना पड़ेगा। पर अगर आपका कस्टमर अगर आपको कुछ बोलता है, मे बी आपको नहीं बोल रहा, आपकी कंपनी को गाली दे रहा है, अगर आप उसको पर्सनली ले लेते हो तो फिर इस फील्ड में मत आओ। इस फील्ड में अगर आपको आना है, आपको बहुत सारे लोगों के साथ मीट करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। अगर आपकी मोटी चमड़ी अगर नहीं है, अगर आप उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हो तो फिर सेल्स फील्ड में मत ही आओ। क्योंकि अगर आप आ जाओगे इस फील्ड में और कोई अगर कुछ आपको बुरा भला कह देता है और अगर आपको दिल पे ठेस लग जाती है तो फिर आप टूट जाओगे, आप उसको पर्सनली ले लोगे। फिर इससे आपको पर्सनल क्षति होगी, आपका नुकसान होगा, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में नुकसान होगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ आपके साथ हो। और उसी के साथ साथ ये चीज़ ध्यान में रखें कि सेल्स जो होता है, इसमें कन्वर्शन रेट जो होता है, अगर आपके पास 10 कस्टमर है, क्या आपका 10 कस्टमर ही आपको लीड, अगर 10 लीड अगर आपके पास आता है तो 10 लीड ही क्या कन्वर्ट होगा, 10 लीड ही क्या आपसे सामान लेगा? कभी नहीं होता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस जगह पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कन्वर्शन रेट जो होता है, कन्वर्शन रेट मतलब जो लीड अगर आपके पास आता है उसको आप पेइंग कस्टमर में जो कन्वर्ट कर रहे हो, जो कन्वर्शन रेट होता है वो 5 से 7% होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। मोटा मोटी कोई भी अगर इंडस्ट्री आप ले लेते हो तो एवरेज जो होता है वो 5 से 7% होता है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 5 या 7 बंदे ही आपसे सामान लेंगे, 5 या 7 जो लीड आने वाले हैं वो आपसे सामान लेंगे, वो कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे आप सोचो कि कितने सारे आपके रिजेक्ट होने वाले हैं। 90 से ज़्यादा लोग आपको ठुकराने वाले हैं, 90 से ज़्यादा लोग आपसे सामान नहीं लेंगे। तो इस जगह पे आपको 90 बार, 100 में से 90 बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। इस जगह पे अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा दिल दुख रहा है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, इतना सारा रिजेक्शन हो रहा है, मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, तो फिर इस फील्ड में ना आए, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन बहुत होता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो रिजेक्शन रेट होता है या कन्वर्शन रेट होता है वो इंडस्ट्री वाइज डिपेंड करता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप जिस डोमेन में काम कर रहे हो, उसका रिजेक्शन कन्वर्शन रेट क्या है, उसमें फेलियर रेट कितना होता है। तब आपको अगर पता रहता है कि हाँ मेरे साथ अगर हो रहा है तो ये सबके साथ ही हो रहा है, तो अगर आप उस तरीके से अगर खुद को ग्रूम करोगे शुरू में, तो फिर आपको अगर कोई रिजेक्ट भी कर देता तो आपको उतना खराब नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि इतना तो फेल होना ही है, क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कस्टमर आएगा तो उसको बात करेंगे, उसको कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की। और चौथा पॉइंट होता है वो है इम्प्रोवाइज एंड अडेप्ट। इसका मतलब है देसी अगर वर्जन इसको अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है जुगाड़ू। तो इस जगह पे आप जब सेल्स फील्ड में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जुगाड़ू होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होंगे कि बहुत सारे टफ सिचुएशंस आ जाएंगे कि कस्टमर आपको पेमेंट नहीं दे रहा है, आपसे बहुत नेगोशिएट कर रहा है, आपको बोल रहा है कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे टफ सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जुगाड़ू होना पड़ेगा, ताकि आप सही तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और यहाँ पे जब भी आप, जैसे मैंने बार बार कहा है कि अगर आप पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देते हैं कस्टमर को, टेलर मेड एक्सपीरियंस देते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश होगा और आपके चांसेस, कन्वर्शन के चांसेस जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप एक पंडित के तरह काम कर रहे हैं। एक जैसे पंडित होता है जो लड़के वाली और लड़के वालों में बीच में रिश्ता बनाता है, तो उसी तरीके से आप भी अपने कंपनी के पंडित हो जो आपके कस्टमर के साथ रिश्ता करवा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने कस्टमर का रिक्वायरमेंट समझा, कस्टमर की ज़रूरतों के बारे में समझा, कस्टमर क्या चाहता है, कौन है, किस तरीके से, कहाँ पे है, क्या है नहीं, उसके बारे में आपने जाना। उसी तरीके से आपका जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके बारे में आपको
पूरे डिटेल्स में पता है, तो फिर आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैं मैच कर सकता हूँ कस्टमर को और हमारे जो प्रोडक्ट है सर्विस है उसको किस तरीके से मैं मैच कर सकता हूँ। तो जब आप उसको सही तरीके से मैच करके दे दोगे तो उसमें क्या होगा, कस्टमर अगर अच्छा विवाह होता है, लड़के लड़की एक दूसरे के साथ अगर अच्छे तरीके से रहते हैं, उनका मिलन अगर सही तरीके से होता है, मैच मेकिंग अगर सही तरीके से होता है, तो क्या होता है, एक बहुत ही सुखी परिवार होता है। तो यहाँ पे भी आपका कोशिश ये होगा कि आपका कंपनी और आपका कस्टमर का सुखी परिवार हो, दोनों के बीच में अच्छे तरीके से आपका मिलन हो, एक साथ अच्छे से वो लोग रह सके, अच्छे से मैच मेकिंग हो। तो यहाँ पे आपका काम भी इसी तरीके से होता है। और बहुत बार ये होता है, ये चीज़ ध्यान रखें कि क्वेश्चन आंसर अगर आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि कोई भी बंदा या कोई भी कस्टमर या कोई भी लीड अगर आपके पास आता है तो वो आपसे सवाल पूछेगा कि ये कितना है, इसका दाम कितना है, इसकी वारंटी कितनी है, इसकी गारंटी कितनी है, इसका वेट कितना है, इसका फलाना 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 फलाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। तो इस जगह पे अगर आपके पास उनके क्वेश्चन आंसर का सही अगर जवाब नहीं होता है तो फिर क्या होगा, अगर आप अपने सेल्समैन से जाके पूछ रहे हो कि सर भैया या जो भी है मैं ये लेना चाहता हूँ, इसके बारे में बताइए, अगर वो कहता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं, तो क्या आप उससे सामान लोगे? कभी नहीं लोगे। तो इसी तरीके से आप जब कोई सामान बेच रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना पड़ेगा, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज आपके पास होना पड़ेगा, क्योंकि कोई कस्टमर जो कहीं से भी कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है और इसका अगर जवाब आपके पास अगर नहीं होता है तो फिर वो कस्टमर जो है वो आप पे भरोसा नहीं करेगा और वहाँ से वो निकल जाएगा, वो लीड जो है वो वेस्ट हो जाएगा और आप एक कस्टमर को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। और अगला चीज़ जो है, जब आप बात कर रहे हो कस्टमर के साथ, कस्टमर के लीड के साथ बात कर रहे हो, कस्टमर के साथ बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो दिमाग में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कस्टमर का ध्यान जो है, अटेंशन जो है वो हमेशा आपकी तरफ हो। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देखते देखते तो इस जगह उस जगह तो नहीं देख रहे हो, आप इस वीडियो को जब देख रहे हो आप मेरी तरफ देख रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो, मेरे साथ आप इस कोर्स को ले रहे हो, मेरे साथ ये टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, ताकि आपको सेल्स का जो कौशल है वो सीखने को मिले बहुत ही आसानी से, ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सके, आपको जॉब मिल सके, आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, आप जो स्वरोजगारी का काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उसको आप सही तरीके से बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए एक बढ़िया सेल्समैन जो होता है वो क्या करता है, अपने कस्टमर का ध्यान हमेशा अपनी तरफ रखता है, वो कभी भी अपने कस्टमर का ध्यान इधर उधर नहीं भटकने देता। और जब आपका ध्यान मेरे साथ है तब मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं जो कहूँगा वो आप सुनोगे, मैं जो कहूँगा वो आपके दिमाग में जा रहा है, आँख से जा रहा है, कान से जा रहा है और दिमाग में जा रहा है, तो मैं जो कहूँगा वही चीज़ आपके दिमाग में जा रही है। तो इसी तरीके से जब आप सेल्स पर्सन, बढ़िया सेल्स पर्सन अगर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हमेशा कस्टमर का ध्यान अपनी तरफ रखना पड़ेगा, ताकि आप उसको अपनी तरीके से मोल्ड कर सके और कन्विंस कर सके और अपना जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको उनको बेच सके और उनको अपने एक पेइंग कस्टमर बना सकें। तो इसलिए इस जगह पे जब आप नए नए कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो या आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे इस जगह पे आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो भी एक्सपीरियंस स्टाफ होता है या एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन होता है उसको आप शैडो करें, उसको आप फॉलो करें कि वो किस तरीके से सेल्स के प्रोसेस को हैंडल करते हैं, कैसे कस्टमर को डील करते हैं, कैसे कस्टमर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट के बारे में समझते हैं, किस तरीके से उनके प्रॉब्लम को समझते हैं और किस तरीके से उस पूरे डील को, लीड को कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू अ पेइंग कस्टमर। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब आप किसी सीनियर को फॉलो करेंगे तो उनसे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे बहुत कुछ जानकारी मिलेगी जो आपको करियर में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा, बढ़िया सेल्समैन बनने में बहुत मदद करेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्स और मार्केटिंग क्यों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ। जी हाँ, इंटरैक्टिव बनाते हैं, पेन एंड पेपर लेके बैठिए ताकि नोट्स आप ले सकें, ताकि आपको समझ में आए और जो अच्छा लगेगा, यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स जो मैं बोलता हूँ वो आप नोट करके रख सकते हो, जो आपको मदद करेगा। और उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, इतना कोर्स आप कर रहे हो, सीख रहे हो, प्रश्न तो होगा, अगर प्रश्न नहीं होगा तो मतलब कुछ तो घपला हो रहा है या बहुत अच्छे आप एडवांस्ड हो या आप सुन नहीं रहे हो। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखो, सवाल पूछो, हमारे टीम मेंबर्स आपको मदद करेंगे, मैं रहूँगा, मैं आपको मदद करूँगा। दूसरे जो यूजर्स हैं, दूसरे जो वीडियो स्टूडेंट्स हैं, वो भी, उनको अगर सोल्यूशन पता होगा तो वो आपको मदद करेंगे। तो कमेंट करो यार, क्या कर रहे हो। सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या आप बिना पानी के और हवा के जिंदा रह सकते हैं? आप सुन के बोल रहे हो क्या बेकार का क्वेश्चन है। तो यही चीज़ है, सेल्स और मार्केटिंग कैसे अलग हो सकता है, दोनों भाई भाई है, रामोश्याम। यहाँ पे मार्केटिंग, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या अंतर होता है। मार्केटिंग से लोगों में जागरूकता फैलती है और तब लीड्स बनते हैं, लीड्स आपके पास आते हैं। सेल्स में क्या होता है, लीड्स को आप कन्वर्ट करते हो, वहां से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो। तो यहाँ पे मार्केटिंग से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और सेल से आपका माल बिकता है या आप रेवेन्यू जनरेट करते हो। तो ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोनों एक दूसरे के साथ बिना रह नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भरशील होते हैं। क्योंकि ये समझें कि बिना सेल्स से आपका माल नहीं बिकेगा और बिना मार्केटिंग के आपके पास लोग नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको दोनों की ज़रूरत है। अगर आपने दुकान खोला है तो आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोर्ड लगाने का मतलब कि आप लोगों को बता रहे हो कि यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे ये मिलता है, और जब आप लोग आपकी दुकान में आते हैं तो उनको बेचना आपकी जिम्मेदारी है। उनसे बात करना, उनको कन्वर्ट करना, उनको कन्विंस करना, उनके रिक्वायरमेंट को समझना, ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बिना सेल्स के माल नहीं बिकेगा, बिना मार्केटिंग के लोग नहीं आएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और इसीलिए जब भी आप कोई भी बिज़नेस में जाते हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप एम्प्लॉई हो, या आप बिज़नेस चलाते हो या बिज़नेस में आना चाहते हो या ट्रेन करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जब भी आपके पास कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी प्रोडक्ट होगा, कोई भी सर्विस होगा, तो उसको बेचने से पहले आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, ताकि लोगों में उसके बारे में जागरूकता फैले, लोगों को उसके बारे में पता चले, उनको ये समझ में आए कि हाँ ये चीज़ है, ये ऐसा एक कंपनी है, ऐसा एक दुकान है जहाँ पर ये चीज़ मिलता है, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं उनके पास जाऊँगा। और वहाँ से लीड जनरेशन होता है, लोग फिर आपके पास आते हैं, और तभी आप उनको सेल्स के माध्यम से, क्योंकि मार्केटिंग के बाद आता है सेल्स, और सेल्स के माध्यम से तब आप उनको अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो सर्विस है, उसको आप बेच पाते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। जी हाँ, सेल्स और मार्केटिंग दोनों के ऊपर निर्भरशील है। पहले आता है मार्केटिंग, उसके बाद आता है सेल्स, बट ये एक साइकिल होता है, मार्केटिंग सेल्स, मार्केटिंग सेल्स, मार्केटिंग सेल्स, मार्केटिंग सेल्स, मार्केटिंग सेल्स, मार्केटिंग सेल्स, ऐसे करके वो चलता रहता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्स क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलिए कि आपको मैं एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए, आपके एरिया में, आप जिस एरिया में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, वहाँ पे एक ही दूध वाला है। तो यहाँ पे आपके गांव में किसी को भी अगर दूध चाहिए होगा, अगर आपको दूध खरीदना है, तो फिर आप क्या करोगे, किसके पास जाओगे? उसी एक दूध वाले के पास। तो यहाँ पे क्या है, उसको ना सेल्स में इन्वेस्ट करना है या मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि लोग उसके पास ही आएंगे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये इसको कहते हैं मोनोपोली। तो अगर आपके पास मोनोपोली है, आपके बिजनेस का मोनोपोली है, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उनका अगर मोनोपोली है, तो आप देखोगे वो उतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है सेल्स और मार्केटिंग में। पर जहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है, अगर आपके साथ और 10 कंपनी भाग रहे हैं, या आप जिस डोमेन में काम कर रहे हो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो यहाँ पे हर कंपनी को जो नए नए कस्टमर्स होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ता है, उनको अपनी तरफ लाना पड़ता है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, वो उनको आप आसानी से बेच सकें। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ पे ज़्यादा सेल्स में आपको थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी डोमेन में काम कर रहे हैं, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या आप बिजनेस चला रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और वहाँ पे अगर कंपटीशन है, तो आपको क्या करना, सबके साथ भागना पड़ेगा। अगर सोचिए कि एक रेस हो रहा है, मैराथन रेस हो रहा है, वहाँ पे आपके साथ अगर आप सिर्फ अकेले अगर भाग रहे हो, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप चलो सो कुछ भी करो, आप जीतने वाले हो, क्योंकि आपका कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आपका कंपटीशन है, अगर आपके साथ और 100 लोग भाग रहे हैं, तो आपको सबके आगे रहना पड़ेगा। तो किस तरीके से आप रहेंगे, आपको जो कस्टमर्स है, आपके जितने लिमिटेड कस्टमर्स है, कस्टमर्स को आपकी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा, उनको अपनी तरफ लाना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा धक्का मारना पड़ेगा, यानी नच करना पड़ेगा, ताकि वो आपके कंपनी का जो सामान्य प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको खरीदे। और अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस बिकेगा, तो फिर आपकी कमाई होगी। एक चीज आप ध्यान रखें कि जहां पे ज्यादा कंपटीशन होता है, वहां पे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है सेल्स में। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप इतने सारी जो कंपनीज है उनके साथ आप लड़ झगड़ के कस्टमर को अपनी तरफ ला रहे हो। कस्टमर को अपनी तरफ लाने के बाद उसको आप कन्विंस कर रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, वो अच्छा है। फिर उसके बाद थोड़ा धक्का मार मार के, उसको नच कर करके आप उसको अपना जो प्रोडक्ट है या सर्विस उसको बेच रहे हो, और वहां से आप कमाई कर रहे हो। ये चीज जो है, ये सेल्स पर्सन के ऊपर में भी लागू होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो बहुत ही अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, यहाँ पे परेटोस प्रिंसिपल का मैं जिक्र तो मैं जरूर करूंगा। उसको कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। जो टॉप 20% जो सेल्समैन होते हैं, उनके पीछे कंपनीज भागती रहती है। जैसे सेल्स में सेल्समैन कस्टमर के पीछे भागता है, वो बढ़िया जो सेल्समैन अगर होता है, तो उसके पीछे कंपनीज भागती है, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा जो है, इसमें सेल्स करने की, माल बेचने की बहुत अच्छी खूबियां हैं, और ये बंदा अगर मेरे कंपनी में आ जाता है, मेरे कंपनी के साथ जुड़ जाता है, तो फिर मेरे कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस बहुत ही आसानी से मैं उसको बेच सकता हूँ, उससे मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इसलिए आप देखो कि जो बहुत ही अच्छे टॉप सेल्समैन होते हैं, वो करोड़ों में कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं। और इसलिए सबसे ज़्यादा आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ सेल किया है। अगर आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो जॉब इंटरव्यू क्या है, वो भी एक सेल्स प्रोसेस है। वहाँ पे आप कंपनी के पास जाके आप खुद को बेच रहे हो कि मैं ये ऐसा हूँ, मेरे में ये है, मेरे पास ये खूबियाँ हैं, मैं आपको इस तरीके से हेल्प कर पाऊंगा, आपके साथ जुड़ूंगा तो मैं इस कंपनी को इस तरीके से बेनिफिट कर पाऊंगा। तो वहाँ पर आप खुद को बेच रहे हो।
यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और सेल्स में अक्सर क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन करना पड़ता है, फेस टू फेस मिलना पड़ता है ग्राहक से, और ग्राहक के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप ग्राहक के बारे में जान लोगे कि उसको क्या चाहिए, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, फिर उसके हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट या जो सर्विस है वो आप उसको मुहैया कराओगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो पंडित होता है ना, शादी करवाता है, लड़का और लड़की का दोनों का मेल करवाता है, मिलन करवाता है, फिर शादी होती है। तो उसी तरीके से आपका काम भी कुछ थोड़ा सा वैसा ही है। यहाँ पे आपके पास कस्टमर आ रहा है, उसको खुद का एक प्रॉब्लम है, आपका जो कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस है उसको आप देख रहे हो कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट उस कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व करेगा। और आप जब देख रहे हो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है, फिर आपको वो कस्टमर को बताना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है आपको इस तरीके से बेनिफिट करेगा, तो आप उसको अगर लेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। पर यहाँ पे सिर्फ बेचने से मतलब नहीं होता, यहाँ पे बिहेवियर जो होता है, एटीट्यूड जो होता है, बात करने का तरीका होता है, क्योंकि कोई भी सेल्स जो होता है सबसे पहले ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, भरोसा बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे। तो मैं आपको एक उदाहरण से मैं आपको समझाने वाला हूँ, 2 एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आप अगर सोचिए घर खरीदने वाले हो, रियल एस्टेट एजेंट के पास जा रहे हो कि मेरे को एक घर चाहिए, पर आपको पता नहीं कि किस तरीके का घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, बंगलो चाहिए, कोठी चाहिए, कार पार्किंग चाहिए या नहीं चाहिए, किस जगह पे खरीदने से अच्छा होगा, क्या बजट में लेने से अच्छा होगा, आपको कुछ नहीं पता है। आप एक रियल एस्टेट एजेंट के पास गए हो, तो चलिए पहले सेल्स पर्सन के पास अगर आप जाते हैं तो उसका बिहेवियर चलिए हम देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा सेल्स पर्सन होगा, उसका बिहेवियर हम देखेंगे, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से सेल्स पर्सन से आप घर लेना चाहोगे। तो चलिए सबसे पहले पहला सेल्समैन के बारे में बात करते हैं। तो पहला सेल्समैन के पास आप गए, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि मैडम सर प्लीज़ आइए बैठिए, क्या पिएंगे, चाय कॉफ़ी? तो आपने कहा नहीं 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 कोई बात नहीं, आप मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। तो उसने कहा सर कोई बात नहीं। तो सर आपके बारे में बताइए, आप कहाँ पे रहते हैं, आपके नाम का नाम मैं जान सकता हूँ, आपका कोई अगर कार्ड होगा? हाँ डेफिनेटली श्योर, मेरा कार्ड लीजिए आप। और मेरा कार्ड ही है, आपको उसने आपको आपका कार्ड दे दिया। फिर उसने आपसे पूछा कि सर आप क्या करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आपको आसपास में क्या चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, क्या चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, कोचिंग सेंटर चाहिए, बाजार चाहिए, क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, छोटा फैमिली है या सिंगल फैमिली है या आपका जॉइंट फैमिली है, क्या रिक्वायरमेंट आपकी है, आपके पास गाड़ी है या नहीं है, आप गाड़ी खरीदने वाले हो, अगर गाड़ी है तो कितने सारी गाड़ियाँ हैं, कार पार्किंग चाहिए, कितना बड़ा कार पार्किंग चाहिए। तो ऐसे फलाना फलाना चीज़ें आपसे पूछेगा, ताकि आपके बारे में उसको पता चल सके क्या वो चाहता है, आप जो घर चाहते हो वो किस तरीके का घर चाहते हो। आपसे वो बजट पूछेगा कि सर आपका बजट कितना होगा, अगर आप मुझे बता सकते हैं। तो आपने कहा कि मेरा 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए मेरा बजट है। तो उसके बाद अगर वो आपको पर्सनलाइज्ड आपको मदद करता है कि सर आपने जो मुझे कहा है, मुझे लगता है कि क्योंकि आपका छोटा बेटा है तो आपको पास में एक स्कूल चाहिए होगा, इस एरिया में 3 किलोमीटर रेडियस में 5 बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी है, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, वहाँ पे 6 किलोमीटर लगेगा, तो छोटों को शायद से आधा घंटा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। या अगर आपके पास आपके साथ आपके मम्मी पापा रहते हैं जो थोड़ा सा एजेड हो गए हैं, तो वो अगर कहते हैं कि सर क्योंकि आपके मम्मी पापा हैं, दे आर क्वाइट एजेड, उनका उम्र हो गया है, तो आसपास में केयर सेंटर है, 2 किलोमीटर रेडियस में 2-2 3-3 बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे अपार्टमेंट ले सकते हैं, अगर आपका छोटा फैमिली है तो आप अपार्टमेंट लेके आप वहाँ पे रह सकते हैं। अगर आपका जॉइंट फैमिली है तो सर आपका अपार्टमेंट में नहीं होगा, आप एक बंगलो देख सकते हो या 2 डुप्लेक्स जो होता है वो आप चेक कर सकते हो। और सर कब चलेंगे? चलिए अभी सर थोड़ा मेरे गाड़ी में आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मैं आपको सैर करवा देता हूँ। तो इस तरीके का अगर आपसे बिहेवियर करता है, आपके बारे में सुनता है, आपके बारे में जानता है, आपको चाय पानी पिलाता है, आपको अच्छे से ट्रीट करता है, तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जब आप दूसरे सेल्स पर्सन के पास गए, आपने उसके ऑफिस में आप गए, तो आपने कहा कि हेलो, और हाँ आइए बैठिए, फिर वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है 2 मिनट में बात है, कस्टमर है। हाँ बोलिए। जी एक फ्लैट मतलब घर चाहिए था। अच्छा कहाँ पे चाहिए? यही आपका आसपास में। अच्छा बजट यही 30 लाख। अच्छा ठीक है। हाँ दो 5 फ्लैट है, 25 लाख 26 लाख 28 लाख, जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है ऑप्शन, बोलिए। देख सकते हैं। एक सेकंड, हाँ कोई है? अरे उसको लेके आओ यार। हाँ 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 कस्टमर है, 2 मिनट बैठिए बाहर, वो आपको लेके जाएगा।
तो अगर आपके साथ ऐसा बिहेव करता है, आप किसको चूज करोगे? किसको चूज करोगे? डेफिनेटली पहले वाले बंदे को। क्यों? क्योंकि वो आपके बारे में सुन रहा है, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्या प्रॉब्लम है, आप किस सिचुएशन में रहते हो वो जानना चाहते हैं। आपके लिए वो एक पर्सनलाइज्ड हेल्प कर रहा है आपको। तो यहाँ पे आपका वो जो भरोसा है वो गेन कर रहा है, और आपको सामान जो है, घर हो सकता है, आपका गाड़ी हो सकता है, केला हो सकता है, सब्जी, कुछ भी हो सकता है, पर भरोसे के अलावा कोई भी चीज नहीं बिकता है। इसलिए सफल सेल्स पर्सन वही होता है जो कस्टमर का भरोसा जीत सके। आपको अगर कुछ बेचना है तो आपको सबसे पहले आपका कस्टमर का ट्रस्ट आपको जीतना पड़ेगा। अगर आप ट्रस्ट नहीं जीत सकते हैं तो आप उसको कुछ नहीं बेच सकते हो, कभी भी कुछ भी नहीं बेच पाओगे। और इसी के साथ साथ सेल्स क्यों जरूरी है? आप सोच रहे हो कि हाँ माल तो बिक गया, और क्या चाहिए मेरे को, माल बिक गया खत्म, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ के लिए सेल्स बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ सामान बेचने से नहीं होता है। आपको अगर कस्टमर को पकड़ के रखना है या कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आपको अचीव करना है, तो 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक होता है भरोसा, दूसरा होता है वैल्यू फॉर मनी, मतलब आपको जो मैंने दिया है, किफ़ायती दाम में दिया है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, यूज़फुल है। उसी के साथ साथ लॉयल्टी, कस्टमर की लॉयल्टी। तो ये 3 चीज़ अगर होते हैं, अगर आप सफल सेल्स पर्सन बनना चाहते हो, सेल्समैन बनना चाहते हो, तो ये 3 चीज़ अगर आपके पास है, और ये 3 चीज़ अगर आप अपने कस्टमर से हासिल कर सकते हो या अपने कस्टमर को दे सकते हो, तो फिर आपको सेल्स के बारे में कभी कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ जब आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हो, ट्रस्ट, भरोसा आपने जीता है, उसको वैल्यू फॉर मनी दे रहे हो, और उसी के साथ साथ उसका लॉयल्टी भी आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो आपका सेकेंड लाइन ऑफ सेल्स बन जाता है। वो आपको रेफर करता है, वो अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को आपको रेफर करता है। जब भी उनको आप जो बेच रहे हो वो उनको अगर चाहिए होगा तो वो रेफर करेगा। सपोज आप अगर पेन पेंसिल बेच रहे हो बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो उसके भाई बहन को अगर लगा कि भाई मेरे को पेन पेंसिल खरीदना है, किससे खरीदो, वो बोलेगा कि मैं इससे खरीदता हूँ, तो इससे जाके ले ले, बहुत अच्छा बंदा है, तेरे को अच्छा चीज़, जेन्युइन चीज़ अच्छे दाम पे देगा। तो यहाँ पे कन्वर्शन रेट आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि वो रेफरल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है, ताकि आपका कन्वर्शन रेट बढ़ सके। इसलिए रेफरल पे हमेशा ध्यान रखें, और रेफरल के माध्यम से सेल्स का ग्रोथ होता है। और अगला पॉइंट है रिटेनिंग कस्टमर। वो ये होता है कि कस्टमर रिटेन करना नए कस्टमर बनाने से बहुत ही ज़्यादा सस्ता, किफ़ायती और आसान होता है। इसलिए मैक्सिमम एक बार नहीं बेचते, मैक्सिमम कंपनी जो होते हैं वो एक बार बेचने की कोशिश नहीं करती, वो चाहती है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल में आ जाए। जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हमारा वेबसाइट skillyogi.com हो गया, और जियो हो गया, जहाँ पे रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है कि आपने अभी इस्तेमाल किया, आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आपको अगले महीने में भी चाहिए होगा, आपके किसी फैमिली मेम्बर को भी चाहिए होगा। नेटफ्लिक्स जैसे आप खुद भी देखते हो, आपके दोस्त भी देखते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी देखते हैं। skillyogi जहाँ पे आप खुद भी सीखते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स भी सीखते हैं, और आपके दोस्त भी सीखते हैं। जियो जहाँ पे आपको फ्री में नेट मिलता है, सस्ते में नेट मिलता है। जियो के साथ साथ आपको जियो टीवी भी मिलता है, जियो क्रिकेट, कितने सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है जहाँ पे। और इतना आपको एडवांटेज जब मिलता है तो आप उस कंपनी के साथ, उस चीज़ के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ, उस सर्विस के साथ आप चिपके रहते हो, आप कभी उसको छोड़ते नहीं हो। और इसलिए यहाँ पे रिकरिंग रेवेन्यू के माध्यम से वो कस्टमर जो है, उस कस्टमर को आप पकड़ के रखते हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके। और बढ़िया सेल्समैन जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाता है अपने कस्टमर के साथ, ताकि रेफरल, रिपीट बिजनेस और अच्छा रिव्यू मिल सके। क्योंकि रेफरल, रिपीट बिजनेस और रेफरल अगर अच्छा होगा तो फिर कस्टमर आपके पास ऐसे ही आएगा। और उसी के साथ साथ सफल सेल्स पर्सन ऐसा भी होता है जो कस्टमर का कोई भी अगर इशू होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, उसको कोशिश करता है कि तुरंत सॉल्व कर सके। क्योंकि एक भड़का हुआ क्लाइंट होता है ना, एक भड़का हुआ ग्राहक कभी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है। वो आपके बिजनेस को हमेशा बदनाम करेगा, खराब रिव्यू देगा, या आपको गाली गलौज करेगा, या अपने नेटवर्क में बोलेगा कि इससे कभी कोई भी सामान मत खरीदना, इसका सर्विस प्रोडक्ट कभी भी मत इस्तेमाल करना, क्योंकि बहुत ही घटिया आदमी है। फिर आपका बिजनेस जो है वो डाउन में जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप सफल सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं तो कभी किसी भी कस्टमर का अगर प्रॉब्लम होता है उसको तुरंत सॉल्व करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्समैन को लोग क्यों पसंद नहीं करते हैं। तो जब आप सेल्समैन शब्द सुनते हैं या सेल्स पर्सन शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी छवि आती है, किस तरीके की छवि आती है? एक अंकल जो आपके मुंह के सामने खड़ा हो जाता है, आपको सैंपल दिखाता है, बोलता है कि ले लीजिए, ले लीजिए, ये लीजिए ना, लीजिए ना, ले लीजिए, नहीं तो मेरा किडनी मुझे बेचना पड़ेगा, नहीं तो मेरा किडनी फेल हो जाएगा, अगर आप मुझसे सामान नहीं खरीदेंगे तो फिर मेरा ये हो जाएगा। आपको तंग करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको पुश करते रहते हैं कि लीजिए ना, लीजिए ना, मुंह के सामने आपको लेगा, लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए ना, ये आपका रेजर लीजिए ना, ये लीजिए ना, वो लीजिए ना।
तो फिर ये छवि हमारी आ जाती, क्योंकि बचपन में यही देखा है मैंने कि कोई अगर खिलौना वाला होता है घर में आता था, लीजिए ना, सेल्स लेडी आती थी, लीजिए ना, कोई अगर वैक्यूम क्लीनर बेचना आता तो लीजिए ना, कुछ भी होगा तो लीजिए ना, मतलब मुंह में घुसा देगा, ऐसे होता है। तो इसलिए लोगों को ना, जब भी आप सेल्समैन, इसलिए आप देखोगे बोर्ड लगा देते हैं सेल्समैन नॉट अलाउड। ये इतना मतलब होता है डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, अंग्रेजों के जमाने में था, अभी होता है सेल्समैन नॉट अलाउड। कितना बेइज्जती की बात है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने इस तरीके से बिहेव किया था, लोगों को तंग किया था, इसलिए लोग तंग आके यहाँ पे घर के सामने लगा देते हैं सेल्समैन नॉट अलाउड। कितनी बेइज्जती की बात है। और इसी कारण की वजह से सेल्स पर्सन का नाम खराब हो जाता है। सेल्स मैन अगर नाम सुनते हैं तो खराब, अगर खुद को कहते हैं कि मैं सेल्स मैन हूँ तो मतलब वही सोचते हैं कि वही हाथ में लेके घूमता रहता है, घर में जाके लीजिए लीजिए ना करता है। ये सबके दिमाग में ये छवि बन चुकी है। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन सब लोगों की वजह से इनका ना खुद का तरक्की हुआ है, ना ग्राहक को कोई बेहतर सर्विस मिला है या कुछ प्रोडक्ट बिका है। और अगर आपका यही मेंटालिटी है कि मेरे को सिर्फ बेचना है, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, कस्टमर का अच्छा हो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपना माल बेचना है, मुझे अपना मंथली कोटा पूरा करना है, क्योंकि मुझे इंसेंटिव चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए, बस मुझे और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। तो फिर अगर आपकी मानसिकता ऐसी है तो फिर ये कोर्स ना करें, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से सिखाने वाला हूँ, मैं आपको अलग तरीके से समझाने वाला हूँ, जहाँ पे ये चीज़ जो है हम इस पे फोकस नहीं करते। हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको मंथली कोटा फिलअप करना है, हम आपको ये सिखाएंगे कि सेल्स कैसे करना है, कि सेल्स किस तरीके से अच्छे से करें, ताकि कस्टमर आपके पास खुद ही वापस आएगा। आपको कस्टमर के पास बार बार जाके लीजिए ना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस कोर्स में मैं आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जिससे आप कस्टमर का या किसी का भी भरोसा बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं, खुद को कॉन्फिडेंटली आप दिखा सकते हैं और किसी को भी कुछ भी बेच सकते हैं। पर ये चीज़ ध्यान में रखें कि मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ उसको इलीगल चीज़ इससे ना करें, कोई भी अवैध काम ना करें, क्योंकि अवैध काम करेंगे, इलीगल काम करेंगे तो मैं जो स्किल आपको दे रहा हूँ इसकी भी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगा, और हमारे काम का भी इंसल्ट होगा, और इस फील्ड का भी इंसल्ट होगा, और जो पूरा जो ज्ञान आपको मिल रहा है उसका इंसल्ट होगा। तो इसको मिसयूज़ ना करें, इसको अच्छे काम में यूज़ करें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो, आपके कस्टमर्स का भी फ़ायदा हो, और आपके कंपनी का भी फ़ायदा हो। तो चलिए बात करते हैं कुछ कारणों के बारे में जिसकी वजह से लोग सेल्स पर्सन को पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है कि धोखा 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 धोखा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि फर्जी आपके साथ धोखा हुआ है, आपसे धोखे में आपसे पैसा ले लिया गया है। ऐसा भी आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा कि 30 रुपए का माल आपको 100 रुपए में बेच दिया गया है, स्टिकर चिपका के आपको बेच दिया गया है, आपको मतलब चिपका दिया है, जो बोलते हैं ना आपको चिपका दिया है। ऐसा आपके साथ हमेशा कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। उसी के साथ साथ आपको बोला है कि हाँ ये जो आप ले रहे हो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, फिर आप घर में जाके जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो देख रहे हो कि बहुत घटिया माल आपको बेचा गया है। तो ये सबसे पहला कारण होता है, सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग सेल्स पर्सन को विश्वास नहीं करते हैं, उतना उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। जो वो लीजिए ना करके वाले जो बंदे होते हैं कि दे दिया मतलब दे दिया, उससे अच्छा होगा घटिया होगा मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ऐसी मानसिकता को लेके अगर आप सेल्स फील्ड में आते हैं तो ज़्यादा दिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको ज़बरदस्ती बेचा गया है। बहुत बार आपके साथ ज़रूर ये हुआ होगा कि आपको ब्लैकमेल किया गया है कि सर ले लीजिए ना, नहीं तो मेरा नौकरी चला जाएगा, सर ले लीजिए ना, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे सोएंगे, सर ले लीजिए ना, नहीं तो सर मेरा इंसेंटिव नहीं होगा। डेफिनेटली आपको किसी ओला उबर ने कहा होगा कि सर आपको जब मैं घर में ड्रॉप करूंगा आप एक काम कीजिएगा, आपको दूसरा एक ट्रिप मेरा कर दीजिएगा, मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, ये फलाना फलाना। मतलब ये आपको ब्लैकमेल करते हैं कि सर मेरे को भाई ये हो जाएगा, मुझे इंसेंटिव मिल जाएगा, सर मुझे मतलब ऐसे लोगों की वजह से लोग क्योंकि इमोशनल होते हैं ना, वो सोचते हैं यार चल छोड़ यार कर ही देते हैं, पर वो इमोशनल होने की वजह से उनको ब्लैकमेल, इमोशनली टॉर्चर किया गया है और उनका इमोशनली फ़ायदा उठाया गया है। तो इसकी वजह से भी लोग सेल्स पर्सन को, सेल्समैन को बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़रिए से देखते हैं। और अगला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है बायस रिमोर्स। बायस रिमोर्स या पछतावा। बहुत बार आपको ये ज़रूर हुआ होगा या आप किसी को जानते ही होंगे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि छोटी गाड़ी चाहिए, आप गली में रहते हो, वहाँ पे गाड़ी, बड़ी गाड़ी नहीं जाएगी, आपका छोटा फैमिली है, एक फ्यूल एफिशिएंट अच्छे माइलेज वाला गाड़ी चाहिए। तो फिर आप गए दुकान में, शोरूम में गए, वो आपको छोटी गाड़ी की जगह आपको एसयूवी बेच देता है। सर ले लीजिए ना, बहुत अच्छा है, ऑफर में लीजिए 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 लीजिए, आपने ले लिया। फिर आप जब गाड़ी चला के आए, आपकी गली में वो गाड़ी घुसता नहीं है, इतने सारे लोग आपके घर में है नहीं जो मतलब गाड़ी में लेके जाओगे, उसका माइलेज कम है, सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो फिर आपको लग रहा है अरे भाई मेरे को तो चाहिए ही नहीं था, मेरे को एक छोटा गाड़ी चाहिए था, मुझे बड़ा गाड़ी दे दिया।
आपका जो ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको बेच दिया गया है, जो आपको नहीं चाहिए वो आपको बेच दिया गया है। अगर इस तरीके से आपको अगर सामान बेचा जाता है, इसकी वजह से सेल्स पर्सन, सेल्समैन उसका बदनामी होता है, क्योंकि सेल्समैन सोचता होगा अरे भाई बड़ा गाड़ी बेच दिया, 20,000 रुपये ज़्यादा कमीशन मिल गया, मेरा तो भाई मस्त हूँ बिंदास। पर कस्टमर है छोड़ ना, मेरे को क्या है, माल बेच दिया उसको, उसका हेडेक है, मेरे को क्या चाहिए। ऐसी मानसिकता से सेल्स पर्सन जो काम करते हैं, उनकी वजह से, चंद लोगों की वजह से सारे लोग बदनाम होते हैं। तो ये बायर्स रिमोर्स भी बहुत ही एक बड़ा रीज़न है कि जिसके कारण से सेल्स पर्सन, सेल्समैन को लोग पसंद नहीं करते हैं, गाली देते हैं और बाहर बोर्ड लगा के रखते हैं कि सेल्समैन नॉट अलाउड।